रात के सन्नाटे में तेज हवा बह रही है। घर के खिड़की दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे हैं और घर पे रखे चीज सामान अपने आप हो गिर रहे होते हैं। एक कमरे में एक कोई 50 वर्षीय महिला गहरी नींद में सो रही है और तभी उसकी आंख खुल जाती है, जैसे उसे किसी ने जगाया हो। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। न हवा चल रही है और न ही कोई शोर शराबा हो रहा है। वो महिला हाँफ रही होती है, जैसे किसी डरावने सपने से जगी हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि तभी फिर से जोरदार हवा बहने लगती है। खिड़की दरवाजे खुलने बंद होने लगते हैं और लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है। उस औरत को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। क्या वो अभी सपने में है या हकीकत में वैसा ही हो रहा है। तभी उन्हें अपने बेटे का ख्याल आता है कि वो तो कमरे में अकेला सोया हुआ है। तो वो घबरा जाती है कि प्रभात बेटा, और तभी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है, जिससे उनकी धड़कन और बढ़ने लगती है। फिर वो घबराते हुए उठ खड़ी होती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। घर के हॉल के सभी चीज सामान अपनी जगह से हिल डुल रहे हैं और कुछ हवा में उड़ रहे हैं। लाइट जल बुझ रही है। हवा के तेज रफ्तार से खिड़की दरवाजा खुल बंद हो रहे हैं और साथ ही किसी के चीखने की डरावनी आवाजें आ रही है। वो महिला घबराई हुई एक कमरे की तरफ भाग रही है, जैसे उसके बेटे पे कोई मुसीबत आ गई हो। वो घबराते हुए कमरे का दरवाजा खोलती है तो उनकी आंखें फटी रह जाती है। उनका बेटा हवा में उड़ रहा होता है और उसके सामने एक लड़की का साया खड़ा हुआ है, जो भयानक अपने चेहरे से पलटकर महिला को देखती है तो वो डर के मारे चिल्ला पड़ती है। वर्तमान समय वो महिला चिल्लाते हुए बिस्तर से उठ बैठती है कि बेटा बेटा बेटा, पर उन्हें कुछ देर बाद एहसास होता है कि वो तो सपना देख रही थी और अभी तो सुबह हो चुकी है। वो पसीने से लथपथ हो चुकी है और मारे डर घबराहट के हाँफ रही होती है। दीवार पे उनके बेटे प्रभात की फोटो लगी हुई है, जिसकी उम्र 25 वर्ष की होगी और जिसे देख वो उसे याद करने लगती है कि तुम क्यों हमसे दूर चले गए हो बेटा। घर आ जाओ, अपनी अम्मा के पास आ जाओ बेटा, घर आ जाओ। मुंबई शहर, सपनों का शहर। यहाँ के लोग दिन रात व्यस्त होते हैं। हर कोई अपने आप में व्यस्त होता है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन तेज रफ्तार से जा रही है। लोग अपने अपने मंजिल को जा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म पे लोकल ट्रेन रुकती है तो लोग धक्का मुक्का मारते हुए चढ़ने उतरने लगते हैं। उन्हीं लोगों के भीड़ से एक 25 वर्षीय लड़का प्रभात भी ट्रेन से बड़े मुश्किल से उतरता है और ऊपर वाले को याद करता है कि क्या पूरे दुनिया के लोगों को मुंबई में भेज दिया है, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और फिर वो अपना कपड़ा ठीक करते हुए जाने लगता है। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है और वो सीढ़ियां चढ़ते हुए कॉल रिसीव करता है कि हेलो हेलो, बोलो मन्मी, पैर छू रहा हूं। बेटा तुम कहां हो, कितनी आवाज रही है, तुम ठीक तो हो ना। फोन के दूसरे तरफ से घबराई हुई माँ जी पूछती है, मम्मी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं और आज तो ऑफिस का पहला दिन है ना, तो वही जा रहा हूं। प्रभात लोगों के बीच से जाते हुए फोन पे कहता है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। आखिर तुम क्यों गए हो, घर चले आओ ना बेटा, तुमको काम करने की क्या जरूरत है, माँ जी आगे परेशान होते हुए फोन पे कहती है। क्या मन्मी आप भी ना, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, नहीं, आप कुछ कुछ अच्छा बोलिए। आज तो मेरे ऑफिस का पहला दिन है, प्रभात लोगों के बीच से जाते हुए जोर से कह रहा है। अच्छा तो यही होता कि तुम घर आ जाओ और अपने पापा की दुकान पे बैठो। तुमको कहीं और काम करने की क्या जरूरत है, पर तुमने जिद बांध कर रखा हुआ है। माँ जी फोन के दूसरे तरफ से परेशान होते हुए कहती है तो प्रभात चिड़चिड़ाते हुए बोल पड़ता है, ये क्या है मम्मी, आप भी ना, आज तो कुछ बोलिए। तुम हमारे इकलौते बेटे हो और तुम ही हमारे पास नहीं रहोगे तो हम किसके सहारे जिएंगी। फोन के दूसरे तरफ से माँ जी दुखी होते हुए कहती है, जो प्रभात को अच्छा नहीं लगता है। मम्मी बस भी करो ना, आप फिर से शुरू हो गए हैं। कितनी बार आपको समझाया है कि मैं कुछ और करना चाहता हूं और अपनी पहचान बनाना चाहता हूं, पर आप है कि समझने को तैयार नहीं है। प्रभात आगे थोड़ा बिगड़ते हुए कहता है तो दूसरी तरफ माँ जी की आंख भर आती है।
उन्हें बेटे की याद सता रही है और खुद को संभालते हुए आगे फोन पे कहती हैं कि जब तुम माँ बाप बनोगे तो तब समझ में आएगा न कि हम पे क्या बीत रही है। जो सुन प्रभात को भी अच्छा नहीं लगता है, पर उसके अपने भी कुछ सपने हैं जिसे वो पूरा करना चाहता है। ठीक है मम्मी, बाद में बात करता हूं, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूं, शाम को बात करता हूं। प्रभात आगे बात को टालते हुए कहता है और जल्दी जाकर एक ऑटो में बैठने लगता है और कॉल कट कर देता है। दूसरे तरफ गांव में माँ जी आपासा हाल लिए रह जाती है कि ये लड़का कब समझेगा कि ये सब कुछ उसी का तो है और वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता है। मुंबई के एक सिटी के बीच कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां एम्प्लॉइज अपने अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। टीम लीडर प्रभात को साथ में लेकर आता है और सभी से कहता है कि हेलो गाइज, ये प्रभात मिश्रा है और आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग अपने बीच इन्हें भी शामिल करें और ठीक से काम सिखा दीजिए। ओके, तो कुछ एम्प्लॉइज प्रभात का बेकलम करने लगते हैं, तो वो भी उनसे हेलो हाय करने लगता है और उनसे घुलने मिलने लगता है, जो उसे अंदर से अच्छा लग रहा होता है। प्यून एम्प्लॉइज को चाय पानी दे रहा है। कुछ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो कुछ मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो वही प्रभात भी अपने डेस्क पे बैठा हुआ है और कंप्यूटर पे कंपनी के प्रोफाइल को देख रहा है, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है कि फाइनली मुझे काम मिल ही गया है। आज मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत जल्द तुम तक भी पहुंच जाऊंगा रानी। तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा रानी। अब और वेट नहीं होता है, मैं आ गया हूं तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोपहर के समय गांव की सड़कें खाली हैं, तो वही कुछ छोटे बच्चे खेलते उदकते हुए स्कूल से आ रहे होते हैं। वहीं सड़क के किनारे एक घर में प्रभात की मां परेशान सी रसोई घर से खाने की थाल लगाए हुए हॉल में आती है, जहां पिता अनुराग मिश्रा जी सोफे पे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। माँ जी खाने की थाल को टेबल रखती हैं और खुद भी परेशान सी वही बैठने लगती हैं। जो पिताजी उनका उतरा हुआ चेहरा देख समझ जाते हैं कि उनका मूड ठीक नहीं है। तुम उसके लिए इतना क्यों परेशान होती हो? उसने कहा है न कि उसे 1 साल का समय चाहिए, फिर वो लौट आएगा। पिताजी आगे बात बनाते हुए पत्नी से कहते हैं और खाने की थाल ठीक करने लगते हैं, जो सुन माँ जी को अच्छा भी नहीं लगता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हमसे दूर है, हमारा एक ही तो लड़का है। उसे कुछ हो गया तो माँ जी चिड़चिड़ाते हुए उनसे कहती है, तुम बेकार का सोचना कब बंद करोगी? उसे कुछ नहीं होगा, कुछ तो भरोसा रखो अपने बेटे पे। पिताजी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, पर माँ जी का मन तो बेटे के लिए तड़प रहा होता है। उसे जॉब भी मिल गई है, अब तो वो वहीं सेटल हो जाएगा, उसे हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अब ऐसे ही देखते रहना। माँ जी आगे परेशान होते हुए कहती हैं, तो पिताजी कुछ सोचकर मुस्कुरा देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि वो काम करने लगा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो मुंबई काम करने नहीं गया है, बल्कि उसके लिए गया है और मुझे डर लग रहा है कि वो उसे मिल गई तो माँ जी बिगड़ते हुए बोल पड़ती है। तो पिताजी कुछ पल उन्हें हैरत भाव से देखते हैं और फिर आगे उनसे कहते हैं कि पागल हो गई हो तुम, वो उसे कैसे मिल सकती है? सालों पहले ही तो उसकी मौत हो चुकी है। पर तुम्हारा बेटा तो इस बात को नहीं मानता है ना, उसे लगता है कि वो आज भी जिंदा है, इसीलिए तो वहां गया है उसे ढूंढने। माँ जी घबराते हुए उनसे कहती हैं, तो पिताजी को भी बेटे की फिक्र होती है, पर वो अपने बेटे की मानसिक स्थिति को भी समझते हैं। उसे कब विश्वास होगा कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो इस दुनिया से बहुत पहले जा चुकी है। माँ जी आगे परेशान होते हुए कहती हैं, तो पिताजी उनके मन की व्यथा को भी समझ रहे हैं, इसीलिए मैं भी तो चुपचाप हूं कि वो अपने मन की कर ले, और जब उसे एहसास हो जाएगा कि वो गलत था तो अपने आप सही रास्ते पे आ जाएगा। पिताजी गंभीरता से आहें भरते हुए कहते हैं। तो माँ जी परेशान सी उनको देख रही है कि जाने उनका बेटा कब नॉर्मल होगा। रात हो चुकी है। मुंबई शहर की लोकल ट्रेन तेज रफ्तार से जा रही है। सड़कों पे जाम लगा हुआ है। एक बिल्डिंग के फ्लैट के रूम में प्रभात बिस्तर पे लेटा हुआ है और मोबाइल पे अपने प्यार रानी की फोटो को देख रहा है और उससे मन ही मन कह रहा है कि आज का दिन अच्छा था, मतलब ठीक ही था। घर से निकलते समय पापा ने कहा था कि तुम्हें जो करना है
खुद से करना होगा। मैं कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। और आज देख लो, मुझे जॉब मिल गई है और देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें भी खोज लूंगा। बस मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हारे बहुत करीब पहुंच गया हूं। बस थोड़ा और इंतजार कर लो। और फिर वो अपनी आंख मूंद लेता है और उसे एक खूबसूरत लड़की की झलक दिखाई देती है, जो पीले रंग की सलवार कमीज में हंसती मुस्कुराती हुई हवाओं के संग अपने दुपट्टे को लहरा रही है और बार बार उप्रभात को बुला रही है कि बाबू, बाबू आओ ना, मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ घुलने चलो ना बाबू। प्रभात अपने प्यार के साथ सपनों की दुनिया में गुम होते हुए जा रहा है। प्रभात अपने सपनों की दुनिया में खो रहा है, जहां उसका प्यार रानी उसका इंतजार कर रही है और वो दोनों रोज सपनों में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताती है। हालांकि रानी हकीकत की दुनिया में नहीं है। उसकी मृत्यु हो चुकी है, पर प्रभात को विश्वास नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है, जबकि वो जानता है कि वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा। फिर भी उसकी तलाश में मुंबई जैसे शहर में आ गया है और उसकी खोज कर रहा है। सपनों की दुनिया में वो समुंदर किनारे बैठा हुआ है और समुंदर की लहरों को देख रहा है, जैसे वह भी उसमें समा जाना चाहता हो और हमेशा के लिए उसी दुनिया में खो जाना चाहता हो। तभी उसे महसूस होता है कि उसके कंधे पे कोई अपना सिर टिका देता है तो वो समझ जाता है कि रानी आ गई है। उसे खुशी होती है, पर वो जानबूझकर नाराज होने का नाटक करने लगता है कि तुम्हें आने की क्या जरूरत है, मैं बेगाने शहर में अकेला ही ठीक हूं। जो सुन रानी को बुरा लगता है और वो उसके गाल को अपने तरफ मोड़ते हुए प्यार से कहती है कि सॉरी बाबू, कल से जल्दी आऊंगी। ये तुम्हारा रोज का है और हमेशा लेट ही आती हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं और तुम्हारी एक झलक देखने के लिए भी कितना इंतजार करना पड़ता है। प्रभात उससे मुंह फेरते हुए नाराजगी जाहिर करता है तो उसे भी बुरा लगता है। कभी कभी मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, प्रभात आगे मायूस होने का नाटक करते हुए कहता है। तो रानी को दुख लगता है और उसकी आंख भर आती है कि वो तो उससे बहुत प्यार करती है, पर उसकी भी कुछ शर्तें हैं जो वही जानती है। जब प्रभात की उस पर नजर पड़ती है तो वो हंसने लगता है और उसे बहलाते हुए कहता है कि अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम रो रही हो, सॉरी सॉरी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तुम्हें मुझे रुलाकर कौन सा सुख मिलता है, देखना एक दिन सच में चली जाएंगी, फिर लौट कर भी नहीं आऊंगी, रानी सिसकते हुए उससे कहती है। तो वो प्यार से उसे पुचकारने लगता है कि अरे नहीं यार, तुम ऐसा ना करना, मैं तुम्हारे लिए ही तो मुंबई आया है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तभी उसे कोई पुकारने लगता है कि प्रभात, प्रभात उठ, क्या कर रहा है तू। वर्तमान समय। प्रभात हड़बड़ाते हुए उठता है और देखता है कि सामने उसका दोस्त सुमित बिगड़ा हुआ खड़ा है, जो उस पे गुस्सा हो रहा होता है कि पागल हो गया है तू, कब से बुला रहा है, उठ क्यों नहीं रहा है। पर प्रभात पे उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा होता है। वो अभी भी रानी के ख्यालों में खोया हुआ है, जैसे वो उसके पास बैठी हो। अब बैठा क्या है, चल उठ, बाहर चलते हैं, कुछ खाकर आते हैं, तेरे से तो कुछ बनाया नहीं जाता है, पता नहीं दिन रात कहां खोया रहता है। सुमित आगे उस पे गुस्सा होते हुए कहता है तो वो उसे देख परेशान होता है कि क्यों सर खा रहा है मेरा। गांव में कुछ लोगों का समूह राजनीतिक विषय पे बहस करने में लगे हुए हैं, तो वही कुछ लोग सिगरेट बीड़ी फूंक रहे हैं। प्रभात के घर में उसकी मां बेमन से खाना बनाने में लगी हुई है और साथ ही फोन पे अपनी बेटी पयाल से बात कर रही हैं कि इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता है, सब अपनी मनमानी करते हैं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है और लड़का तो मुंबई में जाकर बैठा है, तुम्हें उसे भेजना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो पहले ही बोला था कि वो शहर ठीक नहीं है, पता नहीं वहां लोग पराये लोगों के साथ क्या क्या करते हैं। फोन के दूसरी तरफ से पायल अपनी बेटी को गोद में लिए हुए कहती है तो इधर माँ जी का मन घबरा उठता है कि अच्छा, सच में ऐसा होता है तो नहीं क्या, पर पापा तो हरदम अपनी मनमानी करते हैं, क्या उसे दो तमाचा मारकर चुप नहीं करा सकते थे। पर नहीं, उन्होंने तो उसे कह दिया कि जाओ,
अपने मर्जी की जिंदगी जी लो। पायल आगे फोन पे भड़कते हुए कहती है तो माँ जी का हाल बेहाल हो रहा होता है, पर मेरा हाल कोई नहीं जानता है। दिन रात उसी की फिक्र खाए जा रही है। माँ जी आगे रोटी बेलते हुए फोन पे कहती हैं, आप पापा से कहती क्यों नहीं कि उससे बात करें और घर आने को कहें, नहीं तो बोलो मैं कुछ दिनों के लिए आ जाती है। पायल फोन के दूसरे तरफ से अपनी बेटी को संभालते हुए कहती है तो इधर माँ जी को खुशी होती है कि अच्छा तो तुम आ रही हो। जो पीछे खड़े पिताजी सुन लेते हैं और बिगड़ते हुए पत्नी से कहते हैं कि बिल्कुल भी वो मेरे में कदम नहीं रखेगी, नहीं तो पैर काट दूंगा। जिसके साथ भाग कर गई है उसी के साथ रहे। फोन के दूसरी तरफ पायल सुनती है तो उसे बुरा लगता है। आप उससे कब तक गुस्सा रहेंगे? पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाते हैं? माँ जी आगे पति जी को बहलाने की कोशिश करती है। अच्छा वो सब कुछ भूल गई। जब महीनों तक रोती थी, पूरे गांव में हमारी थू थू हो रही थी, पर मैं नहीं भूल सकता हूं। उसको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, तुमसे फोन पे बात करने की परमिशन दिया है, यही बहुत है। पिताजी जवाब में गुस्साते हुए कहते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तो माँ जी परेशान से उन्हें रोकती है कि अरे मेरी बात तो सुनिए। तो पिताजी जाते हुए बड़बड़ा रहे हैं कि वो भगोड़ी मेरे घर में नहीं आएगी, पहले नाक कटवा ली है और घर आना चाहती है। फोन के दूसरी तरफ पायल सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह फोन पे कहती है कि रहने दो मन्मी, तुम्हें अपने पति को कंट्रोल करना ही नहीं आता है, मैं फोन रख रही हूं। तो माँ जी परेशान सी रह जाती है कि वो किसकी तरफ से बात करें। न उनका पति सुन रहा है और न बेटी सुन रही है, और बेटे का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो करे भी तो क्या करे। मुंबई के एक लोकल होटल में कुछ लोग आपस में बातें करते हुए खाना खा रहे हैं, तो कुछ लोग ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। पर प्रभात खोया हुआ बैठा है और उसके सामने खाने की थाल सजी हुई है, पर वो खा नहीं रहा होता है। जो देख दोस्त सुमित को उस पे गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे बाप खाना क्यों नहीं खा रहा है, अब तो खुश हो जा, जॉब मिल गई है तुझे, क्यों जानबूझकर पागल बन रहा है। तो उसका ध्यान टूटता है और वो खुद को लोगों के बीच होटल में पाता है। तूने कहा था कि जॉब मिल जाएगी तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो फिर ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठा है? सुमित आगे बिगड़ा हुआ उससे कहता है तो वो देख उसे एक मुस्कान छोड़ दिया है और कहता है कि जॉब तो मैंने तेरे लिए किया है ताकि तुझ पे बोझ न बनूं। मेरी असली खुशी तो मेरी रानी है, जिस दिन वो मिल जाएगी उस दिन मेरे जिंदगी का सबसे खुशी का पल होगा। सुमित हैरत भाव से उसके पागलपन को देख रहा है और आगे उससे पूछता है कि और वो नहीं मिली तो क्या करेगा फिर? वो मिलेगी, उसे मिलना ही होगा। प्रभात उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहता है तो दोस्त को उसकी फिक्र होने लगती है कि वो सच में पागल हो रहा है, पर प्रभात को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसकी अपनी एक दुनिया है जहां उसका प्यार हमेशा उसके पास रहता है और वह उसे अपने सपनों की से दुनिया से खींचकर हकीकत के दुनिया में लाकर रहेगा। रात गहरा रही है। मुंबई शहर में सड़कों पे गाड़ियां आ जा रही हैं। बिल्डिंग के एक फ्लैट में प्रभात बेड पे लेटा हुआ है तो वही दोस्त सुमित गहरी नींद में सो रहा है, पर प्रभात जग रहा है। उसे नींद नहीं आ रही होती है, बल्कि वो अगले दिन की प्लानिंग कर रहा होता है कि कल ऑफिस का दूसरा दिन है और उसे अच्छे से काम करना होगा और सभी से मिलजुल कर रहना होगा। पापा को पता चला होगा तो वो शौक में होंगे कि मुझे जॉब कैसे मिल सकती है, पर उन्हें नहीं पता है कि मैं इतना भी नालायक नहीं हूं। भले उनके नजर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, पर मुझ में भी बहुत कुछ है और भी काम कर सकता हूं। उन्हें यही तो दिखाना है कि उनके बिना सपोर्ट के भी मैं काम कर सकता हूं और अपनी जिम्मेदारी उठा सकता हूं। उन्हें क्या लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर आज मुझे नौकरी मिल गई है तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस एक बार वो मिल जाए तो लाइफ के सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे और सब सही हो जाएगा। प्रभात अपने आप में खोया हुआ सोच रहा है कि तभी उसकी आंख मुझ जाती है और उसे कुछ अजीबों गरीब चीजें दिखाई देने लगती है कि जैसे कोई रात के अंधेरे में भाग रहा हो और वो उसका पीछा कर रहा है, पर वो सामने वाले को देख नहीं पा रहा होता है। उसे सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दे रही होती है और वो हांफते हुए उसका पीछा कर रहा है। वो परछाई भाग रही है और वो उसके पीछे भाग रहा है। वो पसीने से लथपथ है
हांफ रहा है, और फिर भी वो उसका पीछा कर रहा है। वो परछाई भागते हुए जंगलों के झाड़ में समा जाती है और प्रभात दौड़ते हुए आ रहा है। और तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है तो वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसके पैर पे चोट लग जाती है और उस जगह से खून बहने लगता है, पर उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वह दोबारा उठ खड़ा हो सके। वो अपनी तरफ से उठने की पूरी कोशिश करता है, पर उससे उठा नहीं जा रहा होता है। उसे तेज दर्द भी हो रहा होता है, पर वो उठ नहीं पा रहा है। और तभी उसे आभास होता है कि उसके पैर पे लगे चोट को कोई चाट रहा है। तो उसकी धड़कन की रफ्तार बढ़ने लगती है और वो बड़ी हिम्मत जुटाते हुए सिर ऊपर करके देखता है तो उसे एक परछाई दिखाई देती है जो उसके जख्म को चाट रही होती है। और तभी वो भयानक परछाई उसकी तरफ पलटती है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है। प्रभात चिल्लाते हुए बिस्तर से उठ बैठता है तो दोस्त सुमित की आंख खुलती है और वह भी डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। पर कुछ देर बाद उसे आभास होता है कि सब कुछ ठीक है और बेकार में चिल्ला रहा है। तो वो बिगड़ते हुए प्रभात को एक लात मारता है तो वो बिस्तर के नीचे जा गिरता है। बहन की साले, मेरी जान लेकर रहेगा, पागल हो गया है, बकलोल साला, सुमित गुस्साया हुआ बोलता है। तो प्रभात की चेतना लौट आती है और वो देखता है कि उसके सामने उसका दोस्त गुस्साया हुआ बैठा है। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरी जिंदगी झड़ बना कर रखा है? क्यों मुझे पागल बना रहा है? सुमिता आगे परेशान होते हुए उससे कहता है तो वो चुपचाप खड़ा बैठा हुआ है कि जैसे कुछ न हुआ हो, पर वो अभी भी हाँफ रहा होता है, जो उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों उसे ही ऐसे सपने दिखाई देते हैं जिसका उसके जीवन से कोई वास्ता नहीं है। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, तू कहीं और चला जा, मुझे सुकून से जीने दे, मेरी शादी होने वाली है, क्यों मुझे मारने में तुला हुआ है? सुमित आगे बड़बड़ाते हुए उससे कह रहा है। तो वो परेशान सा बैठा हुआ कि यार मुझे सच में कुछ नहीं पता है कि ये सब कैसे हो रहा है। चुप कर साला, ये तेरा रोज का नाटक है, रोज ऐसे ही करता है, पूरा दिन क्या सोचता रहता है। कितनी बार बोला हूं कि डॉक्टर को दिखा ले, वहां भी नहीं जाता है, मेरी लेकर बैठा हुआ है। सुमित डपटते हुए उससे कहता है तो वो चुपचाप सा अपना सा मुंह लिए हुए बैठा है। मुझे ही चर्बी था जो तुझे गांव से बुला लिया था, भुगतना तो पड़ेगा, अच्छी खासी लाइफ की लगा कर रखी है, किस्मत ही खराब है कि तू मेरे जिंदगी में आ गया है। सुमित आगे बिगड़ते हुए कह रहा है और चादर तानकर सोने की कोशिश करने लगता है। प्रभात को अपनी लाइफ कुछ समझ में नहीं आ रही है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी वजह से दोस्त को प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो नहीं होता तो वो मुंबई भी नहीं आ पाता। वो तो उसके बचपन का दोस्त है जो उसे सहन कर रहा है, उसे अपने पास रखा हुआ है और वो उसी की लाइफ को खराब कर रहा है। अगले दिन सुबह होती है, गांव के खेत खलियानों पे फसल लहरा रही है। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग टहलने के लिए निकले हुए हैं और अपने समय काल की बातें कर रहे हैं कि भाई, पहले का जमाना ही सही था, कम से कम सब साथ में तो रहते थे, एक दूसरे को समय देते थे, पर आजकल तो सब मोबाइल को देखते रहते हैं और उसी में नात रिश्तेदारी सब निभा लेते हैं, कोई किसी से नहीं मिलना चाहता है। दूसरे बुजुर्ग उनकी बातों पे सहमति जताने लगते हैं कि बात तो सही कह रहे हैं, पर कोई क्या कर सकता है, नया जमाना है, नए लोग हैं, उन्हें क्या पता कि जो मजा 4 लोगों के साथ बातें करने में है वो मजा कहीं और कहाँ है। तभी प्रभात के पिताजी भी टहलते हुए उनके सामने आ जाते हैं तो वो उन्हें देख नमस्कार करने लगते हैं। नमस्कार बाबूजी, राम राम। अरे बिरजू, कैसे हो? लड़के की कुछ खबर मिली कि नहीं? वो परदेश में ठीक ठाक से रह रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? उससे बातचीत करते रहा करो। जमाना बड़ा खराब है, बड़ा शहर है, न जाने कैसे कैसे लोग होंगे। एक बुजुर्ग आदमी आगे उनसे पूछ पड़ते हैं तो पिताजी को बेटे की याद आने लगती है कि वो जब से गया है तो उन्होंने एक बार भी उससे बात नहीं किया है, जो उन्हें अंदर से काफी बुरा लग रहा है कि वो इतने कठोर कैसे हो सकते हैं जो अपने बेटे से बात तक नहीं किए हैं। आखिर उसकी उम्र ही क्या है, उन्हें उससे बात तो करते रहना चाहिए था। बाकी सब अपनी जगह था,
प्रभात के पिताजी अपना सा उदास मन लिए हुए घर आ जाते हैं। पत्नी जी रसोई घर में चाय पानी का इंतजाम करने में लगी हुई हैं। पिताजी सोफे बैठे हुए हैं और बेटे के बारे में सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने उसके साथ सही किया है। वो तो उसकी हालत को अच्छे से जानते थे, तो फिर भी उन्होंने उसे घर से जाने को क्यों कहा था? उसे अपनी जिम्मेदारी खुद को उठाने को कहा था। क्या सच में उन्हें बेटे के लिए कुछ महसूस नहीं होता है, या वो सब कुछ भूल चुके हैं पर कैसे भूल सकते हैं? वो तो उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी फिक्र परवाह करते हैं, तो फिर इतने कठोर कैसे हो गए हैं कि पिछले 7 महीनों से उससे बात तक नहीं किया है, जबकि वो उसे हर वक्त याद करते रहते हैं पर उससे बात नहीं करते हैं, और उन्हें खुद नहीं पता है कि उससे बात न करके क्या साबित कर लेंगे। तभी माँ जी अपने आप में खोई हुई चाय लेकर आती है और वो चाय का कप पति के सामने रखकर जाने लगती है। प्रभात से बात हुई है तुम्हारी? पिताजी आंगे सकुचाते हुए उनसे पूछ पड़ते हैं, तो माँ जी का ध्यान टूटता है। क्या कुछ कहा आपने? माँ जी न समझते हुए उनसे पूछती है, तो पिताजी थोड़ा असहज हो जाते हैं, पर वो आंगे उन्हें देखते हुए पूछते हैं कि प्रभात का फोन आया था, कैसा है? वो माँ जी को उन पे विश्वास नहीं होता है कि वो बेटे के बारे में पूछ रहे हैं, जो देख पिताजी को अजीब लगता है कि पत्नी जी उन्हें ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक पूछ लिया हो। अरे क्या हुआ भाई, नींद पूरी नहीं हुई है क्या तुम्हारी? पिताजी आंगे थोड़ा जोर देते हुए उनसे पूछते हैं, तो माँ जी खुद को संभालते हुए जवाब देती है कि कल ही तो बताया था कि उसे जॉब मिल गई है, अब तो वो और भी ना आएगा। पता नहीं कि कैसी हमारी किस्मत है। तो पिताजी को याद आ जाता है कि कल ही तो उसकी बात हो रही थी कि उसे जॉब मिल गया है। वो बाहर से कितनी भी सख्ती बरते, पर अंदर से उन्हें बेटे पे फक्र महसूस हो रहा है कि वो अपने बलबूते पे कुछ कर रहा है, जो एक बाप के लिए बड़े खुशी की बात होती है। पर अब उन्हें भी बेटे से बात करनी चाहिए। नाराजगी, शिकायतें अपनी जगह पे है, पर वो उसके बाप है जो सिर्फ उसकी भलाई चाहते हैं और उसे जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें उससे बात करनी चाहिए, ऐसे चुप रहकर कोई हल नहीं निकलने वाला है। पिताजी अपने आप में सोच विचार कर रहे हैं, जो माँ जी को देख ठीक नहीं लग रहा है, और वो आंगे उनसे पूछ पड़ती है कि आपने कोई सपना देखा है क्या? जो उसके बारे में पूछ रहे हैं मतो वो उन्हें देखने में सिर हिला देते हैं और कप उठाकर चाय पीने लगते हैं। माँ जी समझ जाती है कि वो उनसे कुछ नहीं बताने वाले हैं, इसलिए वो अपना सा मन लिए हुए रसोई घर की तरफ जाने लगती है। हालांकि वो भी समझती है कि माँ बाप कितना भी बच्चों से नाराज हो जाए, पर वो उनसे प्यार करना नहीं छोड़ते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन तेज रफ्तार से जा रही है। ऑफिस में एम्प्लॉइज अपने अपने डेस्क पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो वही एक डेस्क पे प्रभात भी बैठा हुआ है और काम पे मन लगाने की कोशिश कर रहा है, पर वो चाहकर भी काम पे फोकस नहीं कर पा रहा होता है। उसे रानी का ख्याल सता रहा है कि जब वो दोनों छोटे थे और एक स्कूल में पढ़ा करते थे, तो तब वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उससे गुस्सा होती थी, चिढ़ती थी, और वो फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता था और उसे चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। दोनों खूब लड़ा झगड़ा करते थे और बात मास्टर तक पहुंच जाती थी, पर वो बचपन की नोक झोंक कब जिंदगी का मकसद बन गया उन्हें पता ही नहीं चला। उसके लिए तो वही सब कुछ हो गई थी और वो अपना सब कुछ भूल गया। उसका उसके जीवन में आना, उसकी जिंदगी को रंगीन बनाना, उसे ढेरों खुशियां देना और उसे एक दिन छोड़कर चले जाना, जिसका गम वो आज तक भुला नहीं पाया है। तभी उसके कानों पे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है कि हेलो हेलो, कहाँ हो भाई? तो वो हड़बड़ाते हुए होश में आता है और देखता है कि एक कलीग उसके पास खड़ा है। क्या भाई, दिन में भी सपने देखते हो? कब से बुला रहा हूं। कलीग थोड़ा हंसते हुए बोलता है, तो शर्मिंदा होते हुए सॉरी बोलता है। वो ठीक है, सर ने बोला है कि तुम्हें अपना काम सिखा दूं, तो तुम रेडी हो ना? कलीग आगे उससे कहता है और एक चेयर खिसका कर उसके पास ही बैठने लगता है। तो प्रभात भी सहमति जताते हुए खुद को ठीक करने लगता है कि उसे अभी काम पे फोकस करना है, दूसरा कुछ भी नहीं सोचना है। गांव में कुछ लोग खेतों पे काम कर रहे हैं, तो कुछ मोबाइल पे वीडियो देख रहे होते हैं। प्रभात के घर में उसकी माँ बाथरूम में कपड़े धो रही है,
तो वही कमरे में पिताजी शहर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और तभी उनका मोबाइल बजने लगता है। तो वो जल्दी से मोबाइल लेकर कॉल रिसीव करने लगते हैं। हाँ, हेलो सुमित बेटा, कैसे हो? सॉरी अंकल जी, आपने फोन किया था और तब मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया था। फोन के दूसरे तरफ से सुमित जवाब देता है, कोई बात नहीं बेटा, चलता है। अब तुम लोग बड़े शहर में रहते हो, मैंने तो सुना है कि वहां के लोग बहुत बिजी होते हैं। कोई बात नहीं, पिताजी आगे उसे बहलाते हुए कहते हैं और हंस देते हैं। ऐसा नहीं अंकल जी, वो मैं अभी लंच ब्रेक पे आया हूं। सुमित फोन के दूसरे तरफ से अपने सफाई में कहने की कोशिश करता है तो पिताजी बीच में उसे टोक देते हैं कि ठीक है बेटा, छोड़ो उसे, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। अच्छा उसका हालचाल बताओ, सुना है कि उसे जॉब मिल गया है। अच्छे जगह में काम मिला है ना, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है ना? जॉब तो मिल गई है पर वो कितने दिनों तक करता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, सुमित फोन के दूसरे तरफ से कहता है। तो पिताजी को बेटे की फिक्र होने लगती है कि अभी वो कैसा है, क्या बोलूं अंकल, उसका दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। डर लगता है कि वो कहीं कुछ कर न ले। सुमित फोन के दूसरे तरफ से बताता है तो पिताजी को बेटे की चिंता सताने लगती है। उसके दिमाग से वो लड़की निकलती ही नहीं है। वो बैठे बैठे उससे ख्यालों में बातें करने लगता है। उसे कितना समझाया है कि वो नहीं मिलने वाली है। उसके बारे में सोचना छोड़ दे पर कोई फायदा नहीं है। वो उसे नहीं भूल पा रहा है। मुझे लगता है कि उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सुमित आगे परेशान होते हुए फोन पे कहता है तो पिताजी को बुरा लगता है कि उनका एक ही बेटा है और वो भी ऐसे हालातों से गुजर रहा है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रभात के घर में माँ जी नीलिमा आंगन में कपड़े सूखने के लिए फैला रही हैं। तो वही कमरे में पिताजी सौरभ उदास से बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आता है अंकल जी, उसे कैसे समझाऊं। वो मेरी कोई बात नहीं सुनता है। अगर मैं उसे खाने के लिए न कहूं तो उसे उसकी भी खबर नहीं होती है। सुमित फोन के दूसरे तरफ से कहता है तो पिताजी अंदर से बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है बेटा, तुम परेशान में हो, मैं आज उससे बात करता हूं। तुम मेरी बात कराना है, कुछ ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं उसे वापस घर ले जाऊंगा। सौरभ जी आगे भारी मन से फोन पे कहते हैं। तो दूसरी तरफ मुंबई में सुमित को भी प्रभात की फिक्र होती है पर वो उसका पूरा दिन ख्याल भी नहीं रख सकता है। उसकी अपनी भी तो एक जिंदगी है। अंकल जी, ऐसा नहीं है कि मुझे उससे कोई परेशानी है, पर कभी कभी डर लगता है कि कहीं हम उसे खो न दें। हम बचपन के दोस्त हैं, वो मेरे भाई जैसा है, इसलिए टेंशन होती है। सुमित आगे फोन पे अपनो बात रखता है तो सौरभ जी उसकी बातों को समझते हैं। उन्हें भी दुख लगता है पर वो भी क्या ही कर सकते हैं, उनके हाथों पे भी तो कुछ नहीं है। अच्छा अंकल जी, अभी मैं फोन रखता हूं, शाम को आपको उससे बात करवाता हूं। ठीक है न, सुमित आगे जल्दबाजी में कहते हुए कॉल कट कर देता है। ऑफिस में उसके बॉस आज सामने से आ रहे होते हैं और वो फिर अपने काम पे बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ गांव में सौरभ जी को बेटे की चिंता सता रही है कि उन्हें उसके पास जाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर वो जिंदगी भर अफसोस करते रहें। पर क्या वो उनकी बात मानेगा? वो भी तो बहुत जिद्दी है। अगर उनकी बात मान लेता तो वो मुंबई जाता ही क्यों? उनके ही धंधे में हाथ बटाता और सब साथ मिलकर होते पर ये इश्क मोहब्बत ने उसे बर्बाद कर दिया है। उन्होंने बचपन से उसे कितना समझाए थे कि बेटा पढ़ो लिखो, बेकार के चीजों पे समय बर्बाद मत करो, इन सब से कोई फायदा नहीं होगा। पर उसने उनकी बात नहीं मानी और आज उसकी जिंदगी खराब हो रही है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसका उन्हें बहुत दुख है। तभी उन्हें पत्नी के आने का आभास होता है तो वो खुद को ठीक करने लगते हैं। आज दुकान पे नहीं जाना है, जो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, नीलिमा जी व्यस्त भाव से कमरे में आते हुए पूछती है और वो साथ ही अलमारी से कपड़े निकालने लगती हैं। तो सौरभ जी बात को टालते हुए कहते हैं कि जा तो रहा हूं भाई, चलो जल्दी से खाना लगाओ। नीलिमा जी हाथ पे कपड़े लिए हुए बाहर की तरफ जाने लगती है और साथ में कहती जा रही है कि जल्दी से आइए, आपका तो सजना सवरना ही पूरा नहीं होता है। तो सौरभ जी उनकी बातें सुन मुस्कुरा देते हैं और खुद को संभालते हुए जाने लगते हैं। शाम हो रही है। मुंबई की सड़कों पे लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है।
एक ब्रिज के ऊपर से लोकल ट्रेन जा रही है। प्रभात लोकल ट्रेन में गुमसुम लोगों के भीड़ में खड़ा हुआ है और लोग धक्का मुक्का कर रहे होते हैं, जिससे प्रभात को परेशानी हो रही होती है, पर वो इस समय कुछ भी नहीं कह पा रहा है और उसके लिए लोकल ट्रेन का अनुभव भी नया है। फिर भी वो खुद को एडजस्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। तभी उसे लोगों के बीच में उसका प्यार रानी दिखाई देती है, जो उससे काफी पीछे होती है और वह भी उसे देख रही होती है, पर उसके चेहरे कोई भाव नहीं होते हैं। प्रभात उसे देखते ही बौखलाने लगता है और उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है, पर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। पर फिर भी वो पूरा जी जान लगाते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है, जिससे कुछ लोग उस पर चिल्लाने भी लगते हैं कि पागल हो गया है, जो इतनी भीड़ में जा रहा है। पर प्रभात को इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा होता है और वो किसी भी तरह से रानी तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। रानी अभी भी उसे ही देख रही है, पर उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं होते हैं, जैसे वो कोई मूर्त हो और कोई प्रतिक्रिया न दे रही हो। प्रभात लोगों को साइड में करते हुए कह रहा है कि भाई मुझे उस तरफ जाने दो, मुझे उससे मिलना है, मुझे जाने दो, प्लीज भाई मुझे जाने दो। पर लोग उसी पे चिल्ला रहे हैं कि पहले तुझे जाने को नहीं होता है, जो अभी लोगों को धक्का मार रहा है, पागल कहीं का। पर प्रभात पे उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो परेशान सा उस तरफ जाने की कोशिश में लगा हुआ है और तभी एक स्टेशन आ जाता है, जिससे ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और लोग उतरने चढ़ने लगते हैं, जिससे प्रभात बीच में ही फंसा रह जाता है और बार बार उस तरफ देखने की कोशिश कर रहा है, पर उसे रानी दिखाई नहीं दे रही है। वह किसी तरफ उस तरफ पहुंचता है और यहाँ वहां उसे देखने लगता है कि वो कहाँ गई होगी। अभी तो उसे यहीं पे देखा था, तो फिर वो कहाँ जा सकती होगी? क्या वो उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही है या उसने उसे भुला दिया है? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं भूल सकती है। वो मुझसे इतना प्यार करती है तो फिर मुझे कैसे भूल सकती है? उसने मुझे भीड़ में पहचाना नहीं होगा, इसीलिए वो शायद स्टेशन पे उतर गई होगी। पर कोई बात नहीं, जब मैं उससे मिलूंगा तो उसे सब याद आ जाएगा, वो मुझे पहचान लेगी। प्रभात अपने आप में खोया हुआ खुद को समझा रहा है और ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही है। रात हो चुकी है, सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं। प्रभात अपने आप में बात करते हुए जा रहा है कि तुमने मुझे देखा और एक बार पूछा भी नहीं, सीधा ट्रेन से उतर गई। मैं तुम तक आने ही वाला था कि ट्रेन फिर से चलने लगी तो उसके आगे पीछे जा रहे लोग उसे आश्चर्य से देख रहे हैं कि कोई पागल है क्या, जो अपने आप से बातें कर रहा है। पर असलियत तो ये है कि प्रभात को दिखाई दे रहा है कि उसके साथ में रानी भी चल रही है और वो उसी से बातें करते हुए जा रहा है, जो सिर्फ उसे दिखाई दे रही है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं और तुम मुझे भावी नहीं देती हो, क्या कोई ऐसे करता है? प्रभात रानी को देखते हुए कह रहा है तो वो उसे अपनी हंसी को दबा रही होती है, जो देख प्रभात और बिगड़ने लगता है कि तुम हंस रही हो। सच में, मतलब तुम्हें मैं कोई कार्टून लगता हूं? हद यार, तुम सच में बहुत बुरी हो। तो वही रानी अपने हंसी को रोकते हुए बोलती है कि सॉरी बाबा, मैं तुम पे नहीं हंस रही हूं, सॉरी, इतना काफी है न। पर प्रभात उखड़ा हुआ जा रहा है और रानी उससे माफी मांगने में लगी हुई है। रात हो चुकी है, मुंबई की सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं। फ्लैट में प्रभात का दोस्त सुमित बार बार उसे कॉल कर रहा है, पर उसका फोन बंद बता रहा होता है, जिससे उसे उस पे गुस्सा भी आने लगता है। पर साथ ही उसे उसकी फिक्र भी हो रही होती है कि वो रात के 10 बजने आए हैं और वो अभी तक घर नहीं आया है, जाने कहाँ होगा। साला एक फोन करके भी नहीं बताता है, सिर दर्द बन गया है। अगर दोस्त नहीं होता तो कब का भगा दिया होता। तभी फ्लैट की डोरबेल बजने लगती है तो वो समझ जाता है कि प्रभात ही होगा। दरवाजे के बाहर प्रभात डोरबेल बजा रहा है और दरवाजा खुल जाता है तो वो उसे देख मुस्कान छोड़ता है और अंदर जाने लगता है। पर सुमित को उस पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उससे बिगड़ते हुए पूछता है कि तू अभी तक कहाँ था और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। अरे वो रास्ते पे रानी मिल गई थी तो उसी से बात करने लगा था। आज तो बहुत दिमाग खा रही थी। ये लड़कियां भी अजीब है, कभी इनका कुछ समझ में नहीं आता है। प्रभात सोफे पे बैठते हुए जवाब देता है
तो सुमित का और भी दिमाग खराब होने लगता है। तू क्यों नहीं समझ रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं है? क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है? आज तेरे पापा ने भी फोन किया था, परेशान है वो तेरे लिए। सुमित आगे भड़कते हुए उससे कहता है तो वो आश्चर्य से पूछ पड़ता है कि उन्होंने क्यों फोन किया था। उन्हें तेरी फिक्र है, वो बाप है तेरे। सुमित गुस्से से जवाब देता है, जरूर कोई काम होगा, नहीं तो वो फोन नहीं करते। इतने से दिनों से तो नहीं ही किया था। प्रभात आगे आश्चर्य से मुस्कान छोड़ते हुए कहता है, जैसे उसे अपने पापा पे विश्वास न हो कि वो उसकी फिक्र करते हो। अच्छा, अपने बेटे से बात करने के लिए उन्हें किसी बहाने की जरूरत पड़ेगी, सुमित उसे घूरते हुए कहता है। तो वो गंभीरता से कुछ सोचने लगता है कि काश उन्हें उसकी जरा भी फिक्र होती है तो आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। उन्हें तुझसे बात करनी है, फोन लगाकर बात कर ले सुमित आगे, उससे कहता है। तो वो गंभीरता से नमे सिर हिला देता है कि नहीं, मैं किसी से बात नहीं करने वाला हूं। तू कब तक उनसे गुस्सा रहेगा? उन्होंने जो भी किया है तेरे भलाई के लिए तो किया था, और दूसरा कोई भी बाप होता तो वो भी वही करता। सुमित आगे उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो चुपचाप बैठा हुआ है, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। मेरी बात मान, उनसे बात कर ले, उन्हें तेरी बहुत फिक्र है। ठीक है, अभी फोन लगा ले, सुमित आगे उसे बहलाते हुए कहता है। तो वो चिड़चिड़ाते हुए बोल पड़ता है कि तू क्यों सिर खा रहा है? मुझे नहीं करना है बात, आज वैसे भी रानी से खगड़ा हो गया है और ऊपर से तू दिमाग खराब कर रहा है। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दे। सुमित को उस पे बहुत गुस्सा आने लगता है। उसका मन तो करता है कि वो अभी उसे थप्पड़ जड़ दे, पर कुछ सोचकर खुद को रोक कर रखा हुआ है। प्रभात वहां से उठकर बेडरूम में जाने लगता है। अगले दिन सुबह होती है। प्रभात के गांव में लोग सुबह सुबह काम के लिए निकल जाते हैं और कुछ लोग खेतों पे काम करने जा रहे हैं। घर में माँ जी अपने काम पे लगी हुई हैं, तो वही पिताजी भी उनके काम पे मदद करने में लगे हुए हैं। गांव के पास ही एक छोटा सा कस्बा है, जहां एक छोटा सा बाजार भी लगता है। प्रभात के पिता सौरभ जी की भी एक कपड़े की दुकान है। वो अपने दुकान पे बैठे हुए हैं, पर अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया है, जिससे उनका मन थोड़ा खराब होता है और उन्हें साथ ही बेटे की भी फिक्र सता रही होती है कि उसने अभी तक फोन भी नहीं किया है। लगता कि सुमित ने उसे बताया नहीं होगा, जबकि सुमित ने कहा था कि वो उससे उनकी बात करवाएगा, पर उसका तो फोन नहीं आया है। उन्हें उससे बात कर लेनी चाहिए, आखिर वो उनका अपना खून है और उसी से उनकी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। जो भी हो, वो उनसे नाराज है तो उन्हें उसे मना लेना चाहिए, जैसे वो उसे बचपन में मना लेते थे और वो कोई खिलौना लेकर शांत हो जाता था। पर इस बार तो वो कुछ और ही मांग रहा है, जिसे वो या भगवान भी नहीं दे सकते हैं। उसे अपना प्यार चाहिए, जिससे वो बहुत प्यार करता है, पर वो तो इस दुनिया में नहीं है। वो तो मर चुकी है, तो फिर उसे वो कैसे दे सकते हैं, कैसे उसे ला सकते हैं? और इसी बात से वह उनसे नाराज है। गांव के घर में प्रभात की माँ रसोई घर में खाना बना रही हैं और साथ ही फोन पे बेटी से बात कर रही हैं कि मेरी बात कोई नहीं मानता है। सबको अपनी मनमानी करने की इस घर में आदत पड़ चुकी है, मेरी किसे पड़ी है? मम्मी, क्या ये तुम मुझे सुना रही हो? मैंने घर छोड़कर शादी किया था, तो क्या इसमें मेरे अकेले की गलती थी? अगर आप लोग मेरी बात मान जाते तो हमारी शादी कोर्ट में न होकर घर से होती। फोन के दूसरे तरफ से पायल बिगड़ते हुए बोलती है, अब तू शुरू मत हो जा। तुझे कौन सुना रहा है? जो होना था वो हो चुका है, पर हमारा एक ही तो लड़का है, वो भी हमसे दूर जाकर बैठा है, तो मुझे उसकी चिंता नहीं होगी क्या? माँ जी उसे टोंकते हुए कहती है और बेटे को याद कर दुखी होने लगती है। ओ हो मन्मी, तुम हर बात पे रोने क्यों लगती है? वो बिल्कुल ठीक है और अकेले की जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो, अब वो कोई बच्चा तो नहीं है। पायल फोन के दूसरे तरफ से कहती है, जो माँ जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक माँ होकर भी ऐसी बातें कर रही है, शर्म भी नहीं आती है तुझे? माँ जी आगे रोटी बेलते हुए फोन पे कहती है, तो दूसरी तरफ पायल को भी अच्छा नहीं लगता है और वो आगे जवाब में कहती है कि तुम तो मुझ पे ही चढ़ने लगती हो। पति के सामने तो आवाज नहीं निकलती है और सारा गुस्सा मुझ पे उतारती हो।
माँ जी भारी मन से रोटी सेंक रही हैं। बोल रही थी कि कुछ दिनों के लिए आ जाती, पर तुम्हारा पति तो काटने को दौड़ता है। और ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है मैंने, जो पापा अब तक मुंह फुलाए हुए हैं। किसी दूसरे जाति वाले से शादी नहीं किया है, अपने ही धर्म में हूं। फिर भी इनकी नाराजगी अब तक नहीं गई है। फोन के दूसरे तरफ से पायल कहती है तो माँ जी अंदर से चुभता है कि उनकी इस घर में हैसियत क्या है, जो वो एक फैसला भी नहीं ले सकती है। तू एक काम कर, घर आ जा, फिर मैं भी देखती हूं कि कौन तुझे रोकता है। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी, तू घर आ जा, माँ जी आगे गंभीरता से फोन पे कहती है। तो दूसरे तरफ पायल खुश होती है और आगे कंफर्म करने के लिए पूछती है कि मन्मी तुम संभाल लोगी ना? नहीं तो मैं नहीं आती हूं। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। चुप कर, तू आ जा, मेरे बेटे को तो दूर कर ही दिया है, क्या बेटी से भी नहीं मिलने देंगे? इस बार कुछ बोले तो मैं महाभारत कर दूंगी, माँ जी रोटी बेलते हुए कहती है। तो दूसरी तरफ पायल बहुत खुश होती है और फोन पे चहकते हुए कहती है कि वाह मन्मी, मैं तो तुम्हारी फैन बन गई हूं। बस यही आग भड़काए रहना, तो देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जो सुन माँ जी को अंदर से ठीक नहीं लगता है, पर वो इस बार अपनी बेटी को घर आने से किसी भी नहीं रोकने देंगी। आखिर उनकी अपनी इच्छा भी तो कुछ है। गांव के बाजार में लोग खरीदारी करने को निकले हुए हैं। प्रभात के पिता सौरभ जी अपने दुकान पे बैठे हुए हैं और फोन पे किसी से बात कर रहे हैं। सॉरी अंकल जी, मैं उससे आपकी बात नहीं करवा पाया, पर मैंने उसे बोला था कि वो आपको फोन कर ले, शायद भूल गया होगा। आजकल थका रहता है तो सो गया होगा। सुमित ऑफिस के बाथरूम से बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ सौरभ जी दुकान में बैठे हुए हैं और वो बेटे की न बात करने की वजह भी जानते हैं कि वो जानबूझकर उनसे बात नहीं करना चाहता है। आप चिंता मत करिए, मैं आज आपकी उससे बात जरूर करा दूंगा, बल्कि मैं ही आपको फोन लगा दूंगा और उसे दे दूंगा, सुमित आगे फोन पे कहता है। तो सौरभ जी को अंदर से बहुत बुरा लग रहा है कि उनके बीच इतनी दूरियां बढ़ गई है कि वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते हैं। अंकल जी आप ठीक है ना? कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं उसका पूरा ध्यान रख रहा हूं और आज तो पक्का उससे बात भी करवा दूंगा, सुमित आगे फोन पे कहता है। तो पिताजी भारी मन से जवाब देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, शाम को बात करा देना। अगर वो कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको ज्यादा परेशान मत करना, जो सुन सुमित को अच्छा नहीं लगता है। अरे कैसे वो बात नहीं करेगा, मैं हूं ना, उसकी मनमानी नहीं चलने दूंगा। जॉब मिल गई है तो उसका मतलब थोड़ी ना कि वो किसी से बात नहीं करेगा। मैं आज उससे बात करवा कर ही रहूंगा, आप परेशान मत होइए, सुमित आगे फोन पे उन्हें बहलाते हुए कहता है, जिससे वो उदास न हो। जो सौरभ जी उसकी बात सुन समझ रहे होते हैं कि उनके बीच की खाई को भरना आसान नहीं है। गलती उन्हीं की है तो सजा भी उन्हीं को मिलेगी। अगर वो बेटे से नाराज नहीं होते, उसे घर से जाने को नहीं कहते, तो आज वो उसकी आवाज सुनने को नहीं तरसते। मुंबई की लोकल ट्रेन तेज रफ्तार से जा रही है। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो वही प्रभात भी अपने डेस्क पे बैठा हुआ काम कर रहा है। वो कंप्यूटर पे डेटा एंट्री कर रहा है, पर साथ ही उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है। अचानक से उसके आसपास का माहौल शांत हो जाता है और वो खुद को पूरे ऑफिस में अकेला पाता है। उसे पहले तो लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, पर फिर जब चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है, बल्कि वो हकीकत में पूरे ऑफिस में अकेला बचा है। और शाम भी हो चुकी है, जिसका मतलब कि सभी लोग जा चुके हैं और वो काम करते रह गया है, पर उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो अभी तो काम कर रहा था और सभी लोग थे, फिर वो हैरत भाव से यहां वहां देखता है कि इतनी जल्दी शाम कैसे हो गई है और उसे किसी ने जाने को भी नहीं कहा है। जो उसके लिए आश्चर्यजनक है, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई किसी कांच के दीवार को खरोंच रहा हो, पर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आवाजें कहां से आ रही हैं, जिससे वो परेशान होने लगता है और एक दो बार आवाज भी लगता है कि कौन है, क्या कोई ऑफिस में है, कोई है क्या, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है और वो आवाजें आना भी बंद हो जाती हैं। उसे लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा और फिर
वो थोड़ा रिलैक्स होते हुए जाने की तैयारी करने लगता है और जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन करने को माउस घुमाता है तो फिर से वही खरोंचने वाली आवाजें आने लगती हैं। और इस बार तो कंप्यूटर स्क्रीन से ही आवाजें आ रही होती है जो उसके समझ से बाहर होता है कि ये सब क्या हो रहा है और कौन ये सब कर रहा है। फिर उसी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक भयानक हाथ दिखाई देता है और वही स्क्रीन को खरोंच रहा होता है, जैसे वो भयानक हाथ कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आना चाहता हो, जिससे वो थोड़ा डर भी जाता है कि ये सब उसका भ्रम तो नहीं है। पर फिर उसे लगता है कि किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा और ऐसा वीडियो उसके कंप्यूटर में अपलोड किया होगा ताकि वो डर जाए। पर अब वो समझ चुका है कि वो एक मजाकिया वीडियो है और फिर वो कंप्यूटर को शट डाउन करने लगता है। पर तभी कंप्यूटर से वही भयानक हाथ बाहर निकलकर उसका गला दबोच लेता है और वो झटपटाने और चिल्लाने लगता है कि ऑफिस के सारे लोग उसे आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं कि प्रभात अपना गला पकड़े हुए चीख चिल्ला रहा है। आजो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभात, प्रभात, क्या हुआ है तुम्हें? प्रभात, एक एम्प्लॉई उसे होश में लाते हुए पूछता है तो वो उसका भ्रम टूटता है और वो देखता है कि वो तो ऑफिस में है और सारे लोग भी मौजूद हैं और रात भी नहीं हुई है। पर उसने अभी जो देखा था वो क्या था? वो पसीने से लथपथ हो जाता है और हांफ रहा होता है। पूरे ऑफिस के लोगों की निगाहें उसी पे टिकी हुई है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है जो दिन में सपने देख रहा है। तुम ठीक हो ना? कोई सपना देख लिया था क्या? एक एम्प्लॉइज आगे उससे पूछता है तो वो शर्मिंदा होते हुए हमें सिर हिला देता है कि मैं ठीक हूं। पर असलियत तो उसी को पता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है और उसके जीवन में क्या हो रहा है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। फिर सभी एम्प्लॉइज अपने अपने काम पे लग जाते हैं और प्रभात भी खुद को ठीक करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन को देखता है जो अब सब नॉर्मल होता है और नहीं कोई खरोंच के निशान होते हैं। पर उसने जो देखा था वो तो सब कुछ हकीकत लग रहा था। उसे कहीं से भी वो सपना नहीं लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, मैं पागल तो नहीं हूं, प्रभात अपने आप में सोच रहा है। उसी ऑफिस की एक लड़की मोहिना उसे अजीब नजरों से देख रही है, जैसे वो उसके मनोदशा के बारे में जानती हो कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो किस दौर से गुजर रहा है। शाम हो रही है, मुंबई की लोकल ट्रेन जा रही है। ऑफिस के बाहर एम्प्लॉइज आ जा रहे हैं। प्रभात भी अपना पिट्टू बैग लिए हुए जा रहा है तो तभी उसी के ऑफिस की लड़की मोहिना की उस पे नजर पड़ती है। हे, तुम प्रभात हो ना? मेरा नाम मोहिना है, हम सेम ऑफिस में काम करते हैं। मोहिना प्रभात को देखते ही पूछ पड़ती है तो वो उसे आश्चर्य देखने लगने लगता है कि ओह सॉरी, मैंने पहले देखा नहीं था। अरे कुछ नहीं है, मोहिना हंसते हुए बोलती है तो प्रभात भी कुछ सोचकर मुस्कुरा देता है कि उसकी नजर तो उस पे पड़ी नहीं थी। अच्छा अभी ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? मोहिना आगे उसके साथ चलते हुए पूछती है तो वो अपने बारे में सोचकर मायूस होने लगता है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या बीत रही होगी। मोहिना आगे उसका उदास चेहरा देखते हुए कहती है तो वो उससे आश्चर्य से पूछ पड़ता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है? जो देख मोहिना असहज हो जाती है और फिर बात बनाने हुए उससे कहती है कि हमारे उम्र के लोगों की तो एक ही प्रॉब्लम होती है, वही लव सब। उसी के पीछे तो सब पागल रहते हैं। वो बात नहीं, प्रभात गंभीरता से बोलता है। तो फिर क्या बात है? मोहिना आगे उसे देखते हुए पूछती है तो वो कोई जवाब नहीं देता है, जो उसे थोड़ा अजीब ही लगता है। अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, मुझे अपना दोस्त ही समझो, ऐसे चुप रहने से क्या होगा? मोहिना आगे थोड़ा जोर देते हुए कहती है तो वो उसे देख हैरत से मुस्कुरा देता है और कहता है कि अभी तो हम मिले हैं और दोस्त भी बन गए हैं। इतना जल्दी? तो वो मुस्कुरा देती है और आगे उससे पूछती है कि तो क्या तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है? मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। प्रभात जवाब में उससे कहता है तो वो हंसने लगती है कि हाँ, जो देख प्रभात को अजीब लगता है। सॉरी, पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने नहीं आई हूं। वो तो ऐसे ही बात कर लिया था कि जिस तरह से तुम आज ऑफिस में कर रहे थे। मेरा गर्लफ्रेंड बनने का कोई इरादा नहीं है। मोहिना आगे अपनी हंसी को रोकते हुए
उससे कहती है तो प्रभात कुछ चुप सा जाता है। किसी गलतफहमी में मत रहना ओके, मोहिना आगे उसके चलते हुए कहती है तो वो कुछ सोच रहा होता है। कुछ चीजों को समझा नहीं जा सकता है, वैसे लोग मुझे पागल भी बुलाते हैं। प्रभात आगे उसके साथ चलते हुए गंभीरता से बोलता है तो मोहिना भी अपनी बात रख देती है कि लोग तो मुझे भी पागल कहते हैं। अब उनका सुनकर तो नहीं जी सकते ना, ये लाइफ है, हर किसी को खुश करने के लिए नहीं बनी है। प्रभात को उसकी बातें सुन अंदर से कुछ अच्छा महसूस होने लगता है और दोनों एक साथ जाते हुए बातें कर रहे हैं। रात हो चुकी है। गांव में प्रभात के पिताजी हॉल में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, पर उनका मन बेटे पे लगा हुआ है कि वो उससे नाराज है और उनसे बात भी नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी टेंशन की बात होती है कि उसकी मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसका उन्हें बहुत दुख है। पर वो बेटे को कैसे समझाएं कि जो वो चाह रहा है वो उसे नहीं मिल सकता है। तभी माँ जी चाय लेकर आती है और पति के सामने रखने लगती है। पिताजी अभी भी परेशान खोए हुए बैठे हैं। सुनिए, कल पायल आ रही है, आप उससे कुछ मत कहिएगा, मैं अभी से बोल देती हूं। अब तो उसकी शादी हो गई है तो हम उसे माफ कर देते हैं, आखिर वो है तो हमारी ही बेटी। माँ जी संकुचाते डरते हुए उनसे कहती हैं तो पिताजी गंभीरता से बेटे के बारे में सोच रहे हैं, जो देख माँ जी को लगता है कि वो गुस्से में है। आप सुन रहे हैं ना, उसे कुछ मत कहिएगा, बेचारी का बड़ा मन हो आया है इसलिए आना चाहती है और उसकी 7 माह की बच्ची भी तो है, उसे देखने का बड़ा मन करता है, आप उसे कुछ मत कहिएगा। माँ जी आगे झिझकते हुए उनसे कहती है तो पिताजी को बुरा लगता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया हूं? पिताजी आगे गंभीरता से उनकी तरफ देखते हुए पूछते हैं। तो माँ जी को कुछ समझ में नहीं आता है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? परेशान दिख रहे हैं। माँ जी आगे आश्चर्य से घबराते हुए उनसे पूछती है तो पिताजी खुद को संभालते हुए कहते हैं कि ठीक है, उसे आने को कह दो, मैं बस स्टॉप पे लेने के लिए चला जाऊंगा। माँ जी हैरत भाव से उन्हें देख रही है कि उन्हें क्या हुआ है जो इतनी उदास है। मुंबई की सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं। एक बिल्डिंग के नीचे गाड़ियां पार्क होती है और बच्चे खेल कूद रहे हैं। फ्लैट में सुमित मोबाइल चलाते हुए सोफे पे बैठा हुआ है। तभी प्रभात थका हुआ आता है। सुमित उसे तिरछी नजर से देखता है। प्रभात मुंह लटकाया हुआ जाकर बेहाल सा सोफे बैठ जाता है और आंख बंद कर लेता है तो उसे रानी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जिससे उसके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। सुमित उसकी हरकत को देख समझ रहा है कि वो फिर से सपनों में खो रहा है, तो वो झट से उसका हाथ पकड़ते हुए हिलाता है और कहता है कि अरे भाई उठ, अभी सपना देखने का समय नहीं है, उठ यार। क्या हुआ है, क्यों परेशान कर रहा है यार? प्रभात चिड़चिड़ाते हुए उससे कहता है कुछ नहीं हुआ है, पागलों की तरह तू हरकत कर रहा है, पहले अंकल से बात कर ले, फिर जो मन में आए वो करता रहा। सुमित जवाब में उससे कहता है तो वो बिगड़ते हुए कहता है कि मुझे नहीं बात करना है, वो भी तो फोन लगा सकते हैं ना, पर नहीं लगाएंगे तो मुझे बात नहीं करना है। अबे पागल, वो तेरे बाप है और तू उनसे कंपेयर करेगा? सुमित डपटते हुए उससे कहता है तो वो परेशान सा उठकर वहां से जाने लगता है। एक फोन लगा लेगा तो कौन सा तू छोटा हो जाएगा, कोई अपने लोगों से भी गुस्सा होता है। सुमित गुस्साते हुए उससे कहता है, पर वो बिगड़ा हुआ बेडरूम में चला जाता है। तो वही सुमित बिगड़ा हुआ उसे देख रहा है कि कितना जिद्दी है, जो अपने बाप से बात करने को तैयार नहीं है। प्रभात परेशान बिगड़ा हुआ सीधा बेड पे लेट जाता है और आंख मूंद लेता है तो उसे अपना रानी दिखाई देने लगती है, जिसे वो देखते ही अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और उसके ख्यालों में खोने लगता है। प्रभात रानी के ख्यालों में खोते हुए खुद को उसके पास फ्लैट में पाता है, जहां वह रानी के पास बैठा हुआ है और वह अपने बालों को अपने उंगलियों से मरोड़ रही होती है और वो प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा है। आज तुम किससे बात कर रहे थे? कौन थी वो रानी? संदेह भाव से उससे पूछती है तो प्रभात समझ रहा होता है कि वो मोहिना की बात कर रही है। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रभात आगे उसी से पूछता है और चुपके से दबी मुस्कान छोड़ता है कि रानी को जलन हो रही है। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी?
मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, रानी इतराते हुए जवाब देती है। तो वो मन ही मन मुस्कुराता है। एक दोस्त जो अभी नई नई बनी है, अच्छी लड़की है और सुंदर भी तो है, बातें भी बढ़िया करती है। प्रभात आगे जानबूझकर उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है तो रानी बिगड़ते हुए बोल पड़ती है कि तो फिर जाओ उसी के पास, मुझसे मिलने की क्या जरूरत है, उसी से बातें करो, उसी पे मन लगाओ, मुझसे मिलने क्यों आए हो? तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मतलब तुम्हें जलन हो रही है क्या? प्रभात दबी मुस्कान छोड़ते हुए पूछता है तो वो उसे गुस्से से देखती है और कहती है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किससे मिलते हो, किससे दोस्ती करते हो, बस मेरा पीछा छोड़ दो। तो वो हंसने लगता है, जो देख रानी को और भी गुस्सा आने लगता है। वही तो मैं नहीं कर सकता हूं, तुमसे इतना प्यार जो करता हूं। प्रभात उसके गाल पे हाथ फेरते हुए कहता है तो वो उसका हाथ झटकते हुए बोलती है कि ओ, तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे नहीं छोड़ सकते हैं, पर नई नई दोस्त बना सकते हो, उनके साथ घूम सकते हो। तुम इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं है। प्रभात आगे उसे बहलाते हुए कहता है तो वो मुंह फुलाए हुए बैठी है। मैं सच कह रहा हूं, भला तुम्हारे सिवाय मेरा कौन हो सकता है? मेरा विश्वास करो ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। प्रभात आगे उसे बहलाने की कोशिश करता है। तुम लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, कब किस पे फिसल जाए भला कौन जाने। रानी मुंह फुलाए हुए उससे कहती है तो वो उसे मनाते हुए कहता है कि नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए ही तो इतनी दूर से आया हूं। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तो वो उसे एक नजर देखती है कि वो उसी को देख रहा है, पर वो उससे कुछ कहती नहीं है। फिर प्रभात उसे अपने बाहों में भर लेता है और प्यार दुलार करने लगता है कि क्या है यार, तुम जानती तो हो न कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है कि प्रभात उठ, साले उठ ना। तो वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठता है। क्या कर रहा है तू? कब से उठा रहा हूं, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, ले अपने पापा से बात कर। सुमित आगे डपटते हुए उससे कहता है और उसे मोबाइल पकड़ा देता है। तो वो उसे परेशान सा देखता है कि उसे नहीं बात करना है। बात करना, अंकल लाइन पे हैं। सुमित चिड़चिड़ाते हुए उससे कहता है तो उसे न चाहते हुए भी फोन पे हेलो बोलना पड़ता है। हेलो। जो दूसरी तरफ गांव में पिताजी उसकी आवाज सुनकर भावुक होने लगते हैं, पर वो खुद को संभालते हुए फोन पे पूछते हैं कि कैसे हो तुम? प्रभात को समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनसे क्या कहें, कैसे बात करें। कितने दिनों बाद पापा की आवाज सुन रहा है। जॉब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? पिताजी आगे फोन के दूसरे तरफ से पूछते हैं। तो उसे वो दिन याद आने लगते हैं कि जब पापा ने उसे घर से जाने को कहा था और वो रोते हुए घर से निकल गया था। बेटा सब ठीक है ना? तुम्हारी माँ बहुत परेशान रहती है। पिताजी आगे परेशान से फोन पे पूछते हैं तो प्रभात को भारीपन महसूस हो रहा है और वो बड़े मुश्किल से बोल पाता है कि नहीं, सब ठीक है, मैं अच्छे से रह रहा हूं। पिताजी को सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है कि उसने उनसे बात पर वो उसकी असलियत को जानते हैं कि वो किन हालातों से गुजर रहा है। प्रभात को उनसे बात करने में तकलीफ हो रही होती है कि उन्हें अब उसकी क्यों फिक्र हो रही है। उसके जहन में अतीत की बातें गूंज रही होती हैं जो उसे परेशान कर रही हैं। पिताजी आगे खुद को संभालते हुए उससे फोन पे पूछते हैं कि घर कब आओगे, जो सुन प्रभात को सहन नहीं होता है और बिगड़ते हुए पूछ पड़ता है कि आप क्यों पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पूछ सकता हूं। पिताजी दुखी मन से जवाब में उससे पूछ पड़ते हैं तो उस पे पिछली बातें हावी होने लगती हैं कि किस तरह से उन्होंने उसे घर से जाने को कहा था और आज उसकी चिंता करने का नाटक कर रहे हैं। आपने ही तो निकाला था और अब आने के लिए पूछ रहे हैं। क्या इतना जल्दी भूल गए हैं? प्रभात आगे बिगड़ते हुए फोन पे कहता है तो दूसरी तरफ पिताजो को अंदर से बहुत तकलीफ हो रही होती है कि वो उस गलती के लिए आज तक पछता रहे हैं कि बेटे को घर से जाने के लिए कहा था। प्रभात को भी अंदर से बहुत तकलीफ हो रही होती है कि उसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है, फोन रखता हूं। प्रभात आगे जल्दबाजी में फोन पे कहता है और कॉल कट कर देता है, जिससे दूसरी तरफ गांव में पिताजी को बहुत तकलीफ होती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता है।
प्रभात भी गुस्से से बिगड़ा हुआ बैठा है कि उसने पापा से ठीक से बात नहीं किया है, पर वो उस पल को भी नहीं भूल सकता है जब उसे पापा की सबसे ज्यादा जरूरत थी और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। तेरा दिमाग खराब हो गया है, सीधे से नहीं बोल सकता है कि आऊंगा पापा, थोड़ा समय बाद आ जाऊंगा। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। दोस्त सुमित बिगड़ते हुए उससे कहता है तो वो भी उससे बिगड़ते हुए कहता है कि देख, तू हमारे बीच में मत पड़ और दोबारा से मुझे ऐसे फोन लगाकर नहीं देने का, नहीं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं सच बोल रहा हूं। सुमित दांत पीसकर रह जाता है कि इस बेवकूफ को समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव में प्रभात के पिताजी अपना सा दुखी मन लिए कमरे में बैठे हुए हैं कि बेटा उनसे बहुत नाराज है और वो घर भी नहीं आना चाह रहा है। तभी उसकी माँ कमरे में आते हुए उनसे पूछती है कि किससे बात कर रहे थे, किसे घर आने को पूछ रहे थे। पिताजी तुरंत खुद को ठीक करने लगते हैं कि जैसे कुछ न हुआ हो, पर माँ जी को उन पे संदेह हो जाता है। पायल कब तक में आने वाली है, पिताजी आगे बात बदलते हुए उनसे पूछते हैं तो माँ जी समझ जाती है कि वो उनसे कोई बात छुपा रहे हैं। वो 10 बजे तक में बस स्टॉप पे आ जाएगी। अभी उसका फोन आया था, थोड़ा डरी हुई है, उसे कुछ मत कहिएगा। माँ जी जवाब में उनसे कहती है, जो सुन पिताजो को अंदर से दुख लगता है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं भी बाप हूं उनका। ठीक है, मैं भी नहा लेता हूं, फिर उसे लेने चला जाता हूं। पिताजी आगे उनसे कहते हुए कमरे से बाहर जाने लगते हैं, पर माँ जी से उनका दुखी मन नहीं छुपता है। मुंबई की लोकल ट्रेन जा रही है। प्रभात लोकल ट्रेन में सफर कर रहा है। वो अपने आप को समझा रहा है कि वो आज ऑफिस में कोई उल्टी पुल्टी हरकत नहीं करेगा, बल्कि काम पे फोकस करेगा और गलत बात नहीं सोचेगा। तभी उसकी नजर रानी पे पड़ती है, जो उससे दूर आगे बैठी हुई होती है। उसे पहले विश्वास नहीं होता है कि जिसे वो देख रहा है वो उसका प्यार रानी है, पर फिर वो गौर से देखता है कि वो सचमुच में रानी ही होती है। जो उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि उसने उसे खोज लिया है और वो उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है, पर वो भीड़ के कारण उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। और तभी एक स्टेशन भी आ जाता है और लोगों की भाड़ा दौड़ी मच जाती है, पर आज प्रभात किसी भी तरह से उससे मिलना चाहता है और वो उस तक पहुंचने की भी जी तोड़ कोशिश में लगा हुआ है। लोग ट्रेन में चढ़ उतर रहे हैं और इसी बीच रानी गायब हो जाती है, जिससे वो मायूस होने लगता है कि ये लड़की उसके साथ लुका छिपी का खेल क्यों खेल रही है। ट्रेन फिर से चलने लगती है और वो मायूसा मन लिए रह जाता है कि एक दिन तो मैं तुम्हें खोज ही लूंगा। गांव में प्रभात के घर में उसकी माँ फोन पे बेटी से बात कर रही है कि तुम उनसे जुबान मत लड़ाने लगना, कि वो कुछ कहें तो तुम वही शुरू हो जाओ। आज उनका मन खराब लग रहा है, वो परेशान दिख रहे थे। चुपचाप उनके साथ आ जाना। समझ गई न तो दूसरी पायल अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए है और बस में बैठी हुआ है और जवाब में कहती है कि क्या मैं इतनी बुद्धू मन्नी जो तुम ऐसा कह रही हो? मैं इतनी भी झगड़ालू नहीं हूं, तुम चिंता मत करो। वो तो मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम्हारी जुबान कैसे चलती है, इसीलिए बोल रही हैं। बड़े मुश्किल से तुमको आने दे रहे हैं, यही बड़ी बात है। माँ जी आगे फोन पे कहती है तो दूसरी तरफ बस में पायल को अजीब लगता है कि मन्मी तो उसी को समझाए जा रही हैं, जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं है। ठीक है, समझ गई हूं, तुम लोग मुझ पे एहसान जो कर रहे हो, मैं ही पागल हूं जो अपना घर समझ कर आ रही हूं। पायल आगे तंज कसते हुए फोन पे कहती है तो दूसरी घर में माँ जी को उसकी बातें बेकार लगती है कि कुछ भी बोलती रहती है और वो कॉल कट कर देती है। जो पायल को बुरा लगता है कि वो उनके घर जा ही क्यों रही है जब उनका मन ही नहीं है। गांव में प्रभात के पिताजी बाइक चलाते हुए शहर जा रहे हैं, पर उनका मन बेटे पे लगा हुआ है कि वो उसे कैसे ठीक करें और घर बुला लाएं। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हालांकि गलती उन्होंने ही किया था। अगर उस दिन उसे प्यार से समझाते तो वो घर छोड़कर नहीं जाता, पर वही उस पे गुस्सा हो गए थे और उसे घर से जाने को कह दिया था, जिसका उन्हें आज तक गम है, पछतावा है। वो भी तो उसका भला ही चाहते हैं। उनका एक ही तो बेटा है, उससे ही उनकी सारी उम्मीदें हैं और वही एक भ्रम की जिंदगी जी रहा हो तो फिर
वो कैसे सुकून से रह सकते हैं। पिताजी बाइक चलाते हुए बीते हुए कल में खोने लगते हैं। फ्लैशबैक। गांव में कड़ी दोपहर है। घर में माँ जी रसोई घर में खाना बना रही हैं। तो वही प्रभात परेशान सा खड़ा है। तुम क्या कह रहे हो? वो नहीं मानेंगे बेटा। माँ परेशान सी उससे कहती है, उसे मेरी जरूरत है मन्मी, मुझे उसके पास जाना ही होगा। पापा से बात करो, न कि वो मुझे मुंबई जाने दे। रानी मेरा इंतजार करती हो, मुझे उसके पास जाना है, प्रभात गिड़गिड़ाते हुए माँ से कह रहा है। तो उन्हें बेटे की हालत पे दुख लग रहा है कि वो उसे कैसे समझाए कि वो जिसकी जिद कर रहा है वो तो इस दुनिया से जा चुकी है। मम्मी पापा तुमको मना नहीं करेंगे, उनसे बात करो ना। मुझे मुंबई जाना है मम्मी, रानी से मिलना। पापा से बात करो ना, वो मुझे मुंबई जाने दे। प्रभात आगे गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहता है। तो माँ जी परेशान सी खाना बनाने में लगी हुई। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वो इस दुनिया में नहीं है बेटा। तुम क्यों उसे सोच रहे हो? उसे भूल जाओ, वो नहीं है। माँ जी परेशान होते हुए उससे कहती है। कैसे नहीं है? रोज तो मुझसे बातें करती है और मुझे बुला भी रही है, पर किसी को इस घर में मेरी नहीं पड़ी है। मुझे मुंबई जाना है तो जाना है, आप पापा से बात करो। प्रभात आगे चिड़चिड़ाते हुए कहता है। तो पीछे खड़े पिताजी सुन लेते हैं, जिससे उन्हें उसकी बेवकूफी पे बहुत गुस्सा आता है। तो जाओ, किसने तुमको रोका है? अभी चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। पिताजी आगे बिगड़ते हुए बोल पड़ते हैं। तो वो सहम जाता है। आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी हालत तो जानते हैं ना आप। फिर भी माँ जी घबराते हुए पति से कहती है, तो कब तक इसकी बेवकूफियों को सहते रहेंगे? रोज रोज का वही इसका है। रानी बुला रही है, रानी बुला रही। अरे मर चुकी है वो, और मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते हैं। पिताजी बिगड़ते हुए बोलते हैं। तो माँ जी का दिल बैठा जा रहा है। पापा मुझे जो कहना कह लीजिए, पर उसे मत कुछ कहिए, प्रभात दबी जुबान से उनसे कहता है। तो उन्हें उस पे बहुत गुस्सा आता है। देख रही हो न, इसे कोई पागल बागल नहीं है, बल्कि हमको बना रहा है। पिताजी गुस्साते हुए माँ से कहते हैं। तो माँ जी उन्हें शांत करने की कोशिश करती है कि जाने दीजिए न उसे, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अरे मैं थक चुका हूं इसकी बकवास सुन सुनकर। न इसको अपने भविष्य से मतलब है और न ही कोई काम काज से लेना देना है। आगे कुछ करेगा भी कि नहीं है, या सारी जिंदगी ऐसे ही पागल बना उसका नाम जपता रहेगा? पिताजी आगे गुस्साते हुए कहते हैं। तो माँ जी की घबराहट बढ़ रही है। प्रभात परेशान सा सिर झुकाए हुए खड़ा है। इसके उम्र के लड़के अपना भविष्य बना रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और इसका दिमाग खराब हो रखा है। पिताजी आगे भड़कते हुए उससे कहते हैं। तो उसे अंदर से बुरा लगता है और वो हिम्मत करके उनसे कहता है कि पापा मैं काम करूंगा, एक बार उससे मिल लेता तो फिर मैं कोई जॉब करने लगूंगा। चुप कर मूर्ख, मन तो करता है कि इसका मुंह तोड़ दूं। समझा समझा कर थक चुका हूं कि वो मर चुकी है। उसके पीछे खुद को मत मार, पिताजी डपटते हुए उससे कहते हैं। तो वो भी गुस्से से बोल पड़ता है कि तो आप ही मार लीजिए, क्यों खुद को रोक रहे हैं? 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं तो इतना अधिकार बनता ही है। पिताजी गुस्से से उसे एक तमाचा मार देते हैं। आप क्यों उसे मार रहे हैं? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। माँ जी घबराते हुए पति से कहती है और बेटे को संभालने लगती है। रहने दो मन्मी, मैं ही इस घर से चला जाता हूं, सबकी तकलीफ कम हो जाएगी। प्रभात दुखी मन से कहता है। हाँ यही ठीक होगा, अभी चला जा और देख बाहरी दुनिया कैसी होती है, तब तुझे समझ में आएगा कि घर और उसका सुख क्या होता है। अभी तो खाने को मिल जाता है, इसीलिए इसको चर्बी हो आई है। पिताजी आंख दिखाते हुए उससे कहते हैं। तो उसे रोना आ रहा होता है कि उसके अपने पापा उसे नहीं समझ रहे हैं। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे बन गए हैं क्या? क्यों जाने को कह रहे हैं? माँ जी बेटे को पकड़े हुए पति से कहती है। तो प्रभात को उनसे खुद को छुड़ाते हुए कहता है कि नहीं मन्मी, अब मैं बच्चा नहीं रहा। इनको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, पर एक देखना कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? माँ जी रोते हुए बेटे को संभाल रही है। उसे जाने दो, मत रोको उसे। 2 दिन बाहर रहेगा
तो अपने आप अकल ठिकाने पे आ जाएगी। पिताजी गंभीरता से उनसे कहते हैं तो प्रभात को बहुत दुख लगता है और वो रोते हुए घर से जाने लगता है। तो माँ जी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो घर से चला जाता है और पिताजी कठोरता से खड़े रहते हैं, जैसे उन्हें उसके जाने से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। प्रभात अपने आंसू पोंछते हुए जा रहा है कि फिर वो इस घर में कभी लौटकर नहीं आएगा। उसे अंदर से बहुत दुख रहा होता है कि अपने पापा उसे नहीं समझ रहे हैं, जबकि उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी, पर पापा हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर आज पापा ने ही उसे घर से जाने को कह दिया है, जो उससे सहन नहीं हो रहा है। वर्तमान मुंबई की सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं। ऑफिस में एम्प्लॉइज अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। मोहिना अपने डेस्क पे बैठी हुई है और वह प्रभात को खोया हुआ देख रही है कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। प्रभात अपने अतीत के बारे में सोच रहा है कि पिताजी ने कैसे उसे घर से जाने को कहा था, और फिर वो दोस्त सुमित को फोन करके मुंबई आ गया था और अपने जिंदगी की तलाश में लग गया था, जो उसके लिए आसान नहीं था। पर अब उसे जॉब तो मिल गई है और उसे पूरा भरोसा है कि एक दिन उसका प्यार रानी भी उसे मिल जाएगी, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में पागल बना हुआ फिर रहा है। पर सच्चाई तो ये है कि वो उसके बिना अपनी जिंदगी कल्पना भी नहीं कर सकता है। महीना अपने डेस्क पे बैठी हुई उसे ध्यान से देख रही है, जैसे वो उसके मन की बातों को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। गांव में प्रभात के घर में उसकी माँ बेटी के आने की खुशी में उसकी मनपसंद पकवान बनाने में लगी हुई है, पर उनके मन का एक कोना बेटे के लिए भी तड़प रहा होता है कि वो किस हाल में होगा, कुछ खाया होगा भी कि नहीं। उन्हें उसकी फिक्र सता रही होती है। वो आज घर में होता तो सब कितने खुश होते, पूरा घर भरा हुआ होता, पर उन्हें नहीं लगता है कि उनका घर कभी खुशहाल हो पाएगा। जाने कब सब साथ होंगे। ऑफिस में एम्प्लॉइज लंच टाइम पे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो वही प्रभात जोहाई ले रहा है कि क्या यहाँ बोरिंग लाइफ है। और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी नजर मोहिना पे पड़ती है। वो उसे देख हाय करती है और इशारे से कैंटीन में जाने के लिए पूछती है, तो वो कुछ सोचते हुए हमें सिर हिला देता है और फिर दोनों कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं। और बताओ काम कैसा चल रहा है मोहिना, उसके साथ चलते पूछती है। ठीक है, अभी थोड़ा समझ में नहीं आता है, पर मैं जल्दी सीख लूंगा, प्रभात जवाब में उससे कहता है। मुझे पता है कि तुम कर लोगो मोहिना आंगे, उसे देख कहती है, तो वो उसे देख मुस्कुरा देता है कि किसी को तो उस पे भरोसा है। अच्छा, तुम्हें उस पीसी पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है न? मोहिना आंगे संदेह भाव से उससे पूछती है। नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? प्रभात आश्चर्य से जवाब देते हुए पूछता है, तो वो थोड़ा सहम जाती है। क्या उस पीसी पे कोई प्रॉब्लम है? प्रभात आंगे उसे देखते हुए पूछता है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। वो तुम कल डर गए थे ना, तो इसलिए मोहिना सक्काते हुए जवाब देती है, जैसे वो उससे कुछ छुपा रही हो। तुम तो इस ऑफिस के बारे में सब कुछ जानती होगी ना? अच्छा, तुम कब से काम कर रही हो यहाँ? प्रभात आंगे उसके साथ चलते हुए पूछता है, तो वो कैंटीन के अंदर जाते हुए जवाब देती है कि मुझे 3 साल हो गए हैं। लगता ही नहीं है कि मैं इतने सालों से एक ही कम कंपनी में काम कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम 3 साल से कम कर रही हो? प्रभात कैंटीन की चेयर पे बैठते हुए बोलता है, तो वो मुस्कुराते हुए चेयर पे बैठने लगती है। अजीब है ना, पर सच है कि मैं 3 सालों से यहाँ हूँ। कहीं दूसरी जगह जाने का मन ही नहीं करता है, या ये समझ लो कि मैं यहीं पे खुश हूँ। मोहिना आंगे मुस्कुराते हुए अपनी बात रखती है, तो वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा है कि वो भी मन लगाकर काम करेगा और सपने को पूरा करेगा। गांव के बस स्टॉप पे बसें आ जा रही हैं और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। प्रभात के पिता सौरभ जी बस स्टॉप पे खड़े हैं और बेटी के आने की राह देख रहे हैं, पर वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो यहाँ वहां देख रहे हैं, जो भी बस गाड़ियां आ रही हैं वो उस पे नजर गड़ाए देख रहे हैं, पर पायल उन्हें नजर नहीं आ रही है। उन्हें उसकी फिक्र होने लगती है कि 10 बजने को आए हैं और वो अभी तक नहीं आई है, जाने कहाँ रह गई होगी। और उसके पास छोटी बच्ची भी है। तभी उनके सामने एक दुबली पतली सी लड़की आती है,
जिसके गोद पे साथ 8 माह की एक बच्ची होती है। पिताजी उसे पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो उनकी बेटी पायल है, जो कभी तंदुरुस्त और हट्टी कट्टी होती थी। वो आज सूख कर लकड़ी हो गई है, जो उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतनी कैसे बदल सकती है, जैसे वह किसी बहुत दुख पीड़ा में जिंदगी बिता रही हो। पापा, मैं हूं पायल, घर चले, पायल डरी हुई उनसे कहती है। तो पिताजी उसकी हालत देख खुद को रोक नहीं पाते हैं और भावुक होकर रो देते हैं कि ये अपनी क्या हालत बनाकर रखा है। क्या यही दिखाने के लिए वो उनसे मिलना चाहती थी? क्या यही रंग रूप पाने के लिए उसने घर छोड़ा था? पिताजी नम आंखों से उसे देखे जा रहे हैं। पायल की आंख भी नम हो आती है कि वो कितनी सालों बाद पापा को देख रही है। उसका बड़ा मन करता है कि पापा के गले से लगकर जी भर रो ले, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। तभी पायल की लड़की रोने लगती है तो पिताजी खुद को संभालते हैं और अपनी पोती को गोद में उठाते हैं कि उनकी बेटी भी छोटी थी तो ऐसी ही देखती थी। वो उसे पुचकारने लगते हैं और उसे चुप कराने लगते हैं। पायल को अंदर से अच्छा लग रहा है कि पापा ने उसे माफ कर दिया है और उसकी बेटी को प्यार दुलार कर रहे हैं। ऑफिस में प्रभात अपने डेस्क पे बैठा हुआ काम कर रहा है और वो साथ ही नोट भी कर रहा होता है, जबकि उसके आसपास के कर्मचारी हंसी मजाक करने में लगे हुए होते हैं। पर प्रभात के पास काम का लोड जाता है, इसलिए वो अपने काम पे फोकस कर रहा होता है कि तभी उसे कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ गड़बड़ी दिखाई देने लगती है, जैसे उस स्क्रीन की लाइट बंद हो रही हो और फिर जल रही हो, जो उसे कुछ देर तक समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। और आज उसे घर जाने से पहले पेंडिंग काम को पूरा करना होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ अजीब से चित्र दिखाई देने लगते हैं। कुछ पिक्चर उसकी पुरानी तस्वीरें, जिसमें वो रानी के साथ है और रानी उसका हाथ पकड़े हुए घूम रही है। दोनों हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार जता रहे हैं। जो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस कंप्यूटर में उसके अतीत की तस्वीरें कैसे आ सकती हैं। वो सारी इमेज उस समय की है जब वो रानी के साथ आपके शहर में था और दोनों एक दूसरे को डेट करते थे, पर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से कंप्यूटर स्क्रीन पे उसकी और रानी की तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही हैं। क्या कोई उसके साथ मजाक कर रहा है या कोई ऑफिस में ऐसा है जो उसके बारे में सब कुछ जानता है, पर वो तो ऑफिस के लोगों में से किसी को भी नहीं जानता है। तो फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे उसकी पर्सनल फोटोज कैसे आ सकते हैं? कौन ऐसा कर सकता है? कहीं उसका ये भ्रम तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे अपने दिमाग को काम पे लगाना है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, सब ठीक है। और जैसे ही वो हैरान परेशान सा कंप्यूटर स्क्रीन को शट डाउन करने को हाथ बढ़ाता है तो उसे जोरदार करंट का झटका लगता है, जिससे वो चेयर से नीचे से गिर जाता है और वहां मौजूद सभी लोग उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं कि उसे क्या हुआ है। प्रभात घबराया हुआ है पड़ा है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। पूरे ऑफिस के लिए उसे आश्चर्य से देख रहे हैं। प्रभात शर्मिंदा होते हुए जल्दी से उठने लगता है और खुद को ठीक करने लगता है। उसे अंदर से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि उसने ये क्या कर दिया है, जो बहुत ही बेहुदा है। तो वहीं सभी उसे संदेह भाव से देख रहे हैं कि इसकी क्या समस्या है, जो रोज कोई नया नाटक कर रहा है। भाई तुम ठीक हो ना? प्रॉब्लम क्या है? कैसे सीट से गिर गए हो? कोई सपना तो नहीं देख लिया है? ऑफिस का एक कलीग आगे उसकी चुटकी लेते हुए पूछता है तो वो शर्मिंदा होते हुए नमे सिर हिला देता है कि वो ठीक है, पर वो अपनी सच्चाई उन्हें बता नहीं सकता है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि उसे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है। कुछ लोग उसे देख हंस रहे हैं कि बड़ा अजीब पागल है, कुर्सी से गिर गया है, जैसे कोई भूकंप आया गया हो। तो वही मोहिना उसकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है कि जरूर उसके साथ कोई परेशानी है, पर अभी वो उससे बात नहीं कर सकती है और नहीं अभी उससे कुछ पूछना ठीक होगा। प्रभात सिर झुकाए हुए अपनी सीट पे बैठा है और ऑफिस के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि कहीं इसको सदमा वगैरह तो नहीं आता है जो वो ऐसी हरकतें कर रहा है। मुझे तो उस पर डाउट आ रहा है, जो सुन मोहिना को उसके लिए बुरा लग रहा है कि बेचारे की कोई परेशानी होगी जो ये लोग नहीं समझ रहे हैं, पर इस वक्त वो भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। रात हो चुकी है
गांव के गली पे कुछ लोग बातें कर रहे हैं। प्रभात के घर में उसकी माँ अपनी पोती को गोद में लिए हुए पुचकार रही हैं कि मेरा बाबू कैसा है, मैं नानी हूं। नानी बोल न बाबू, तो वही पायल उनके पास बैठी हुई है, जो माँ को बेटी को प्यार दुलार करता हुआ देख रही है। उसे अंदर से अच्छा लग रहा है कि वो कितने सालों बाद घर आई है। उसे आज भी सब पहले की तरह लग रहा है। माँ जी पोती को पुचकारने में लगी हुई है। मम्मी, तुमने प्रभात को बताया है कि मैं घर आई हूं। उसने अभी तक एक फोन भी नहीं किया है। पायल आगे कुछ सोचते हुए माँ से पूछती है। उसको फोन लगाया था पर उसने फोन उठाया ही नहीं। एक बार तुम ही फोन लगाकर बता दो कि घर आ गई हो, वो बहुत खुश होगा। माँ जी पोती को प्यार दुलार करते हुए कहती है तो उसे उनकी बातें चुभ जाती है। क्या मन्नी, तुम भी ना, उसे कोई खुशी बुशी नहीं होगी। 2 सालों से एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया था, वो भी पापा की तरह मुझसे गुस्सा था। सब जानती हूं मैं, पायल आगे मायूस होते हुए बोलती है, जो माँ जी को अच्छा नहीं लगता है। तुम क्या जानो कि वो तुम्हारे लिए कितना सबसे झगड़ता था। पड़ोसियों की कोई मजाल थी क्या कि एक शब्द भी बोल पाए। वो उनसे झगड़ने चला जाता था कि मेरी बहन के बारे में कोई बात नहीं करेगा, और जो करेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। माँ जी उसे टोंकते हुए अपनी बात रखती है तो पायल भी उनसे पूछ पड़ती है कि अच्छा, तो फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आया था। माँ जी के पास कोई जवाब नहीं होता है और वो पोती को देख पुचकार रही हैं। हालांकि उनका खट्टा हो आता है। मैं मानती हूं कि मैंने ठीक नहीं किया था। मुझे आप लोगों के खिलाफ नहीं जाना था, पर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो मैं भी क्या करती। पायल आगे उदास मन से कहती है तो माँ जी कहीं न कहीं उसकी स्थिति को भी समझती है, पर फिर वो बात को बदलते हुए उससे कहती कि तू भी क्या लेकर बैठ गई है, छोड़ न वो सब, तेरे पापा भी आते होंगे और ये सब सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। पायल अपने आप को ठीक करने लगती है कि उसे पुरानी बातों को नहीं सोचना चाहिए। प्रभात को फोन लगाकर पूछ कि वो कहाँ है और उसे बता कि तुम घर आ गई हो। माँ जी आगे पोती को दुलार करते हुए उससे कहती है तो वो सब कुछ भूलकर भाई प्रभात को फोन करने लगती है। मुंबई की सड़कों पे गाड़ियां आ जा रही हैं। एक स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और ऑटो रिक्शा वाले जाम लगाकर रखे हुए हैं। प्रभात अपने आप में गुमसुम सा जा रहा है। उसे अपनी हरकतों से शर्मिंदगी होने लगी है। वो ऐसे कैसे कर सकता है। पूरे ऑफिस में उसका मजाक बन चुका है। लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, जबकि उसे ऑफिस ज्वाइन करे 2 दिन भी नहीं हुए हैं और वो ऐसी हरकतें कर रहा है जिसे कोई भी जज करेगा, पर उसने जानबूझकर तो नहीं किया है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस दुनिया में है। कभी खुद को अकेला पाता है तो कभी रानी उसके सामने आ जाती है, जैसे वो हकीकत और सपनों की दुनिया के बीच में फंस चुका हो और वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता ना हो। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है तो उसका ध्यान टूटता है और वो जेब से मोबाइल निकालकर देखता है कि घर से फोन आ रहा है। तो वो खुद को ठीक करते हुए कॉल रिसीव कर लेता है। बोलो मम्मी, कैसी हो? तू अपनी जिंदगी मजे से जी ले, हम तो ठीक ही है। फोन के दूसरे तरफ से पायल बोलती है, जो माँ जी को अच्छा नहीं लगता है कि वो उससे उल्टा बात कर रही है। अरे गधी, तू कब आई है? पापा ने परमिशन दे दिया है। प्रभात आगे आश्चर्य से खुश होते हुए फोन पे कहता है, तो तूने क्या सोचा था कि पापा मुझे कभी घर नहीं आने देंगे? तू अकेले मजा करेगा। अब मैं आ गई हूं तो देखना तेरा भाव कैसे कम होता है। पायल फोन के दूसरे तरफ से बोलती है तो प्रभात को बहुत खुशी होती है कि पापा ने उसे माफ कर दिया है और वो उसके लिए बहुत खुश है। सही है, सही है, तू भी मजे ले, मैंने तो बहुत लिए हैं, तेरे भी दिन आ गए हैं। बढ़िया तो है, प्रभात खुश होते हुए कहता है तो दूसरे तरफ पायल को भी खुशी होती है। माँ जी का मन बेटे को याद उदास होने लगता है। चल अब ज्यादा बकवास मत कर, तू ये बता कि घर कब आ रहा है? मेरी लड़की को उसके मामा को देखना है। पायल आगे फोन पे कहती है तो वही पीछे खड़े पिताजी सुन रहे होते हैं, जो उन्हें अंदर से दुख लग रहा है कि उन्होंने ही तो उसे घर से जाने को कहा था, जिसका बेटे पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। दूसरे तरफ मुंबई में प्रभात चुपचाप कान पे मोबाइल लगाए हुए जा रहा है। उसके पास कोई जवाब नहीं है कि जो वो बहन को दे सके, जबकि उसका भी बहुत मन कर रहा है कि वो अपने घर जाए और सभी को जी भर के देखे, उनके साथ समय बिताए।
रात गहरा रही है। मुंबई की सड़कें खाली हो रही हैं। फ्लैट में दोस्त सुमित गहरी नींद में सो रहा है तो वही प्रभात बालकनी पे खड़ा है और शहर के कम होते हुए शोर को देख रहा है। उसे घर की याद आ रही है। उसे मन्मी के पास जाना है, बहन से मिलना है, उसके बच्ची को खिलाना है और पापा की डांट भी सुनना है, पर वो वहां जा नहीं सकता है। बल्कि आज उसे अपने आप पर संदेह हो रहा है कि वो कर क्या रहा है, उसकी कहानी क्या है। जिसके लिए अपना घर छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा और बेगाने शहर में अब बसा है, पर अभी तक उसे वो नहीं मिली है। उसका प्यार रानी नहीं मिला है। कभी वह उसके सामने आ जाती है तो कभी वह उसे सपनों में मिलता है और कभी वो उसके पीछे भागता है, पर वास्तविकता में उसका कोई निशान नहीं है। वो सिर्फ उसे दिखाई देती है। जब वो अकेला होता है तभी वो उससे मिलने आती है और अपना हाल सुनाती है, जो अब उसे परेशान कर रहा है। वो इस मायाजाल से बाहर निकलना चाहता है और वास्तविकता में जीना चाहता है, ना कि किसी भ्रम में रहना चाहता है। तभी उसे आभास होता है कि उसके बगल पे कोई खड़ा है, तो वो नजर फेर कर देखता है कि रानी उसे घूरते हुए देख रही है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें, जो ऐसे मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बोलो ना प्लीज। क्या बोलूं मैं, तुम ही बताओ। जब तुम्हारा मन करता है तो तुम आ जाती है और फिर गायब हो जाती हो। प्रभात भड़कते हुए उससे कहता है तो वह सहम जाती है। कभी कभी लगता है कि मैं पागल ही हूं, तुम हो ही नहीं, बस मेरा एक भ्रम है जो सिर्फ मेरे दिमाग ने बनाया है। प्रभात आगे परेशान होते हुए कहता है तो उसे बुरा लगता है। मैं कोई भ्रम नहीं हूं प्रभात, देखो मुझे, मेरी तरफ देखो। क्या मैं तुम्हें कोई मजाक लगती हूं? मैं हूं, तुम्हारे पास हूं, बहुत करीब हूं, मुझे देखो। रानी दुखी मन से उसे देखते हुए कहती है तो फिर तुम सबके सामने क्यों नहीं आती हो? क्यों लोग मुझे पागल बुलाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं? प्रभात आगे बिगड़ा हुआ उससे पूछता है तो वो भी गुस्साई हई पूछ पड़ती है कि क्या तुम्हें किसी और को साबित करना जरूरी है कि मैं तुम्हारे पास हूं कि नहीं? तो वो परेशान सा सोच में पड़ जाता है कि उसे साबित तो नहीं करना, पर वो ऐसे कब तक खुद को धोखे में रखेगा? क्या इतना काफी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से रोज मिलते हैं? रानी आगे उसकी आंखों में देखते हुए कहती है तो वो चिड़चिड़ा पड़ता है कि नहीं, इतना काफी नहीं है। मैं तुमसे कुछ मिनटों के लिए नहीं मिलना चाहता हूं, बल्कि तुम मुझे हर पल चाहिए। हर वक्त तुम्हें देखना चाहता हूं, तुमसे बात करना चाहता हूं, और इसीलिए तो मैं सबसे लड़ झगड़ कर इतनी दूर आया हूं। तुम्हारे लिए ही आया हूं ना, तो तुम मुझसे ही क्यों दूर भाग रही हो? फ्लैशबैक। प्रभात के शहर के एक पार्क में कुछ बच्चे खेल कूद रहे हैं, तो वही एक बेंच पे प्रभात परेशान सा बैठा हुआ है और रानी उसके कंधे पे हाथ रखे हुए समझा रही है कि अभी मेरा जाना ही सही होगा। तुम समझने की कोशिश करो प्लीज, मुझे जाना ही होगा। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मुझे समझने के लिए कह रही हो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? प्रभात हैरानी से उससे पूछता है तो वो कुछ सोचते हुए उससे कहती है कि अब पापा से लड़ तो नहीं सकती हूं, जाना तो पड़ेगा ना, मैं क्या कर सकती हूं? जो प्रभात को समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा कैसे कह सकती है। और हमारे रिश्ते का क्या? उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है क्या? इसीलिए तुमने मुझसे प्यार किया था? प्रभात आगे परेशान सा उससे पूछता है तो वो गंभीरता से जवाब देती है कि हमें थोड़ा समय देना चाहिए एक दूसरे को। क्या मतलब है कि हमें समय देना चाहिए? तुम कहना क्या चाहती हो? प्रभात आगे आश्चर्य से उससे पूछता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? आराम से भी तो बात कर सकते हो ना, ऐसे चिल्लाने से मैं रुक तो नहीं जाऊंगी। रानी भी बिगड़ते हुए उससे कहती है गुस्सा नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? तुम हमेशा के लिए जा रही हो और तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हमारे रिश्ते का कोई जवाब नहीं है। प्रभात आगे भड़कते हुए उससे कहता है तो उसे भी गुस्सा आने लगता है। तो क्या तुम शादी करना चाहते हो? लाइफ में सिर्फ प्यार बस तो नहीं होता है प्रभात। अभी हम 19 साल के हैं, आगे के बारे में नहीं सोचना है, अपना कैरियर नहीं बनाना है क्या? पहले कुछ कर लेते हैं ना, फिर हमारे में भी सोच लेंगे। रानी सवालिया भाव से उससे पूछती है तो उसे बुरा लगता है
कि वो तो पहले ऐसी नहीं थी जो अब इस तरह से बातें कर रही है। तुम बदल गई हो, तुम मेरी वो रानी नहीं हो, तुम बदल गई हो। प्रभात आगे संदेह भाव से देखते हुए उससे कहता है, तो उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे वो खुद उससे दूर जाना चाहती हो। देखो, तुम ऐसे दुखी मत होयो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूं। मेरा जाना शायद हम दोनों के लिए बेहतर होगा, इसलिए मुझे जाना ही होगा। रानी आगे अपनी बात रखती है तो उसे बहुत दुख लगता है और वो भावुक होते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा। रानी उसका हाथ झिटकार देती है और खड़े होते हुए कहती है कि बस करो प्रभात, प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे जाना ही होगा। प्रभात रोने लगता है और रानी वहां से जाने लगती है। अगले दिन सुबह होती है तो प्रभात की नींद खुलती है। वो खुद को फ्लैट में पाता है तो उसे ध्यान आता है कि रानी को उसे छोड़कर गए हुए सालों हो गए हैं और उसके बाद से उसने उससे कोई संपर्क नहीं किया है, और जिसके लिए वो इतना परेशान है, दर बदर भटक रहा है, पर आज तक उसने उससे कोई संपर्क नहीं किया है। तो फिर वो कौन है जो उससे मिलने आती है, वो जो उसे दिखाई देती है, वो जो उससे ढेरों बातें करती है? कहीं वो सब उसका भ्रम तो नहीं है जिसे वो सच मान रहा है? अगले दिन सुबह होती है। मुंबई की लोकल ट्रेन जा रही है। फ्लैट में प्रभात गहरी नींद में सोया हुआ है। उसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान होती है, जैसे वो कोई सपना देख रहा है। तभी दोस्त सुमित अपने शर्ट की बटन बंद करते हुए कमरे में आता है और वो देखता है कि प्रभात अभी तक सो रहा है, तो उसे उस पे गुस्सा आने लगता है कि ये साला कभी सुधरने वाला नहीं है। रानी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गए हो? मेरे पास रहो ना, मुझे अकेला मत छोड़कर जाया करो। प्रभात नींद में बड़बड़ाता है तो सुमित को उसकी स्थिति पे दया आने लगती है कि उसकी भी कोई गलती नहीं है। उसने तो रानी से प्यार किया था, पर उसे उसका प्यार नहीं मिला है, जिस कारण आज उसकी ऐसी स्थिति है। तुम नहीं हो इस दुनिया में, तुम नहीं हो मेरे पास, तुम सिर्फ मेरा भ्रम हो, हकीकत में नहीं हो। प्रभात आगे नींद बड़बड़ाते हुए कहता है तो सुमित का ध्यान टूटता है। तुम नहीं हो, चली जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तुम्हारा इस दुनिया में कोई बाजूद नहीं है। प्रभात आगे नींद में बड़बड़ाता है तो सुमित उसके पैर पे हाथ फेरते हुए जगाता है। प्रभात, प्रभात। तो वो झिझकते हुए उठ बैठता है कि क्या क्या हुआ? सुमित को उस पे हंसी आ जाती है। तू हंस क्यों रहा है? प्रभात आश्चर्य से पूछता है। आंटी का फोन आया था, उनसे बात कर ले, सुमित जवाब में उससे कहता है। तो उसे माँ का ख्याल आता है कि उसने कल मम्मी से फोन पे बात नहीं किया था। अब चल जल्दी से उठ जा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं और आज नाश्ता नहीं बना पाया हूं, तू बाहर कुछ खा लेना। सुमित आगे अपना शर्ट ठीक करते हुए कहता है और वहां से बाहर जाने लगता है तो प्रभात जोहाई लेते हुए बैठा है। प्रभात गांव में एक ट्रैक्टर जा रहा है जिसके पीछे कुछ बच्चे दौड़ रहे होते हैं। घर में पिताजी परेशान से सोफे पे बैठे हुए हैं तो वही माँ जी बच्ची को गोद में लिए सुला रही होती हैं। तभी उनका ध्यान पति पे जाता है कि वो गुमसुम बैठे हुए हैं, जो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता है। सुनिए जी, आजकल आप परेशान से दिखते हैं, कोई बात है क्या? दुकान तो ठीक ठाक चल रही है न? माँ जी आगे सहमते हुए पति जी से पूछती है तो वो खोए हुए बैठे हैं, जो देख माँ जी का मन और विचलित होने लगता है। बताइए न कि क्या बात है जो आपको परेशान कर रहा है? माँ जी आगे परेशान सी उनसे पूछती है तो वो ना में सिर हिला देते हैं कि कोई बात नहीं है, पर उनका चेहरा साफ बात रहा है कि वो किसी बात को लेकर चिंता में है, जो माँ जी भी सब समझ रही होती है। मम्मी, मम्मी, ये लो प्रभात का फोन आ रहा है, पायल दूसरे कमरे से आते हुए कहती है। तो माँ जी का चेहरा खिल उठता है, पर वही पिताजी का मन घबराने लगता है कि बेटे प्रभात का फोन है, ये लो बात करो। पायल आगे मोबाइल माँ जी को देते हुए कहती है तो माँ जी झट से मोबाइल लेते हुए फोन पे बोलती है कि हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूं मम्मी, ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। फोन के दूसरे तरफ से प्रभात तैयार होते हुए कहता है, कुछ नाश्ता किए हो बेटा या ऐसे ही जा रहे हो? माँ जी आगे हड़बड़ाते हुए पूछती है तो पिताजी को भी बेटे की फिक्र हो रही होती है। अभी नहीं किया हूं मम्मी,
बाहर कुछ खा लूंगा। फोन के दूसरे तरफ से प्रभात जवाब में कहता है, पेट भर के खा लेना, पता नहीं कैसे होगे। मेरी बात तो तुम सुनते नहीं हो। माँ जी आगे परेशान होते हुए फोन पे कहती हैं, तो वही पायल भौं चढ़ाते हुए बोल पड़ती है कि क्या मन्मी वो बच्चा नहीं है जो खाना भी नहीं खाएगा? आप न फालतू में टेंशन लेती हैं। माँ जी को बेटी की बात अच्छी नहीं लगती है। दीदी ठीक कह रही है मम्मी, मैं अब बच्चा नहीं रहा हूं। धीरे धीरे बहुत कुछ समझने लगा हूं। फोन के दूसरे तरफ से प्रभात कहता है, तो माँ जी दुखता है तो वही पिताजी को भी बुरा लगता है। अच्छा तो अपने भांजी से मिलने कब आ रहा है? पायल आंगे माँ जी से मोबाइल लेते हुए कहती है, आऊंगा दीदी, जल्दी आऊंगा। प्रभात फोन के दूसरे तरफ से जवाब में कहता है, देख तू सच बोल आ रहा है ना, तो मैं कुछ और रुकती हूं, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मुझे यहां अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तू जल्दी से आ जा। पायल आंगे फोन पे कहती है, तो पिताजी बेटे की आवाज सुनने के लिए व्याकुल होते हैं। आऊंगा दीदी, जल्दी आऊंगा। प्रभात भावुक होते हुए बोलता है, तो माँ जी की भी आंखें नम होने लगती हैं। तो वही पायल को भी भाई की याद आ रही होती है। अच्छा दीदी, अभी फोन रखता हूं, शाम को आपको फोन लगाऊंगा तो बात करता हूं, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। प्रभात आगे बात बदलते हुए फोन पे कहता है और कॉल कट कर देता है। तो दूसरे तरफ पायल हैरत भाव से बोलती है कि अरे बात तो सुन, लो फोन ही कर दिया। ये भी ना बोल रहा है कि शाम को फोन करेगा। पिताजी चुपचाप से बैठे हुए हैं, तो वही माँ जी बेटे को याद रो रही हैं, जो देख पायल को अच्छा नहीं लगता है। अरे ये क्या मन्मी, अब तो खुश हो जाओ ना, उसने आने को कह दिया है। चलिए अपना मूड ठीक करो और मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को बनाओ। पायल आंगे बात बदलते हुए मन्मी से कहती है, तो वो अपने आप को ठीक करने लगती हैं। रुक थोड़ा बनाती हूं। वो नहीं आएगा, पिताजी गंभीरता से बोल पड़ते हैं। तो माँ जी गीली आंखों से उन्हें देखती है, पर पापा उसने कहा तो है न कि वो आएगा। पायल आश्चर्य से उनसे कहती है, वो इतने आसानी से नहीं आएगा, वो मेरा बेटा है, मेरी तरह जिद्दी है, वो नहीं आएगा। पिताजी आगे गंभीरता से कहते हैं। तो पायल को दुखता है, तो क्या वो कभी नहीं आएगा? और क्यों नहीं आएगा? माँ जी रोते हुए पति जी से पूछती है। तो पायल उन्हें शांत कराने लगती है कि मन्मी आप चुप हो जाइए, मत रोइए ना, आखिर कब तक आप उससे नाराज रहेंगे, और वो घर नहीं आएगा। माँ जी रोते हुए पति जी से कहती है। तो पायल उन्हें चुप करा रही है। मम्मी मुझे ही उसके पास जाना होगा और उसे घर लाना होगा, वो ऐसे नहीं आएगा, पिताजी जवाब में उनसे कहते हैं। तो माँ और बेटी हैरत भाव से एक दूसरे को देखने लगती हैं। दोस्तों ये कहानी अभी यहीं तक, अगला भाग कुछ ही दिनों में आएगा।